हम वैदिक वास्तु की वेबिनार या क्लास कहीं स्टार्ट करने वाले हैं। आई एम श्योर आप लोग, हो सकता है कि आप लोगों ने पहले भी कुछ ना कुछ वास्तु के बारे में सीखा हो, पढ़ा हो, या कुछ अलग टाइप की मोडालिटी आपने सीखी हो। क्योंकि आजकल वास्तु भी एक फैशन की तरह चेंज हो रहा है बहुत बहुत। जैसे इस चीज का फैशन है, अब जीन्स का फैशन है, अब बेल बॉटम का फैशन है। वास्तु में भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस कर दी हैं कि वास्तु भी अलग अलग मोडालिटी का बन गया है। जबकि मेरी नजर में वास्तु सिर्फ वास्तु ही है। और वो वास्तु कौन सा है? जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी वेल बीइंग के लिए, जो हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा, एक्चुअली वास्तु वही है। वो बात अलग है, हम अपनी नॉलेज के हिसाब से कि हमने उसको किस तरीके से समझा, हमने कैसे जाना, और हमें क्या इजी लगता है, हमने उसके हिसाब से उसको थोड़ा बहुत चेंज कर लिया। जैसे आपने सुना होगा टर्म्स, ये मॉडर्न वास्तु है, या आजकल तो बहुत सारी टर्म्स हैं, एस्ट्रो वास्तु है, मॉडर्न वास्तु है, न्यूरो वास्तु है, बहुत तरह के वास्तु लोग करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, हम एकदम प्योर फॉर्म की बात कर रहे हैं, जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। हम उसी फॉर्म को पढ़ेंगे। हो सकता है कि जो आपने पढ़ा हो उससे थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगे, जो आप पढ़ने वाले हो, लेकिन उसको आराम से, थोड़ा सा पेशेंस से समझने की कोशिश करिएगा कि हम ये क्यों बोल रहे हैं, ये चीजें कहाँ से आई हैं। तो आपको भी मजा आएगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम अपना कोई भी क्लास या वेबिनार स्टार्ट करते हैं तो अपने सभी इष्ट देवी देवताओं को याद करके, उनकी परमिशन लेकर, ये हमारा रिचुअल है, उसके बाद ही हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आप सभी लोग इसके इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम एक दीप प्रज्वलित कर कर, दीपक जलाकर, जो हम ये दीपक जलाते हैं, ये हम सगुण का दीपक जलाते हैं। सगुण का दीपक कहा जाता है अच्छे स्वर में दीपक को जलाना। अपनी कोई भी मनोवांछित इच्छा रखकर, कोई भी मनोकामना आपकी हो, तो हम इस इच्छा को कि आप सभी लोग जो भी यहाँ पर आए हैं, वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, जो भी आपकी इस वेबिनार से अपेक्षा है वो जरूर आपकी पूरी हो। तो इस मनोवांछना के साथ, मनोवांछित के साथ दीपक जला रहे हैं। दीपक जलाते हुए अच्छे स्वर में, सगुण हम कैसे मानते हैं? जब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही हो, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। एक टाइम में हमारी एक ही नॉस्ट्रल काम करती है, लेफ्ट या राइट। तो हमें क्या चेक करना है? जिस समय हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल काम कर रही है और हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल से काफी हैवी सांस हमें आ रही है, इतनी लंबी सांस जो हमें चेस्ट तक फील हो, इतनी लंबी सांस अगर आपको आ रही है, तो ऐसी सांस को हम कहते हैं चंद्र स्वर के जल तत्व की सांस। तो इस श्वास में आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसके पूरे होने की संभावनाएं कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो मेरा वाटर एलिमेंट और चंद्र स्वर चल रहा है। तो इस समय आपको क्या करना है? मेरी जो भी इच्छा है मैं वो बोलूंगी, आपकी जो भी इच्छा है इस समय आप वो बोलिए। उसको बोलकर या अपने मन में सोचकर अपनी सांस को इनहेल करेंगे। इनहेल कर कर अंदर ही रोक लेंगे। सांस को अंदर ही रोकना है, और सांस को रोके रोके आपको अपना दीपक जलाना है, फिर सांस को छोड़ देना है। इसको हम कहते हैं सगुण का दीपक जलाना। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूं, आप भी कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी आप अपनी लाइफ में चाहें।
अब आप सांस छोड़ सकते हैं। तो इसको कहा जाता है सगुण का दीपक जलाना। आप लोग अपने घर में दीपक जलाते ही होंगे किसी भी टाइम, सुबह को, शाम को, दोपहर को। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है ना, उस टाइम आप साइलेंट थे तब नहीं आ रही थी। ओके ओके, ठीक है। ओके। सो अपने घर में आप जब भी दीपक जलाते हैं, सुबह को, शाम को, जब भी जलाते हैं, उस समय आपको सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है कि आपको अपने स्वर को चेक करना है कि कौन से नॉस्टल से आपकी सांस आ रही है, वो सांस हैवी होनी चाहिए। उस समय जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। आप करो, आपको एक पैसे की जरूरत है, आप करो, पैसे का मैनिफेस्टेशन। आप लोग प्लीज म्यूट रखेंगे अपना माइक, क्योंकि जैसे बीच में आप बोलते हैं ना तो एक कैमरा आजकल तो ऑटो फोकस होता है, तो फिर आपका ही स्क्रीन पर आने लगता है, फिर वो बार बार पिन करना पड़ता है। सो मैं क्या बता रही थी, आप अपने घर में आज से, ये भी हम वास्तु की तो बात करेंगे, लेकिन ये भी अपने आप में वास्तु का ही एक बहुत बड़ा रिचुअल है। जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने जब वास्तु को लिखा तो वहां पर स्वर विज्ञान को भी जरूर मेंशन किया कि आपको किस स्वर में क्या चीजें करनी चाहिए। तो ये भी हमारे वास्तु का ही एक पार्ट है कि अगर आप कोई भी रेमेडी करते हैं, कोई भी चीज, कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन की अब बहुत सारी रेमेडी सीखते हैं। आप वेस्ट में ये लगा लो, ऐसी चीजें लगा लो, इस तरीके से लगा लो, इस तरीके से बोलो, इस टेंस में बोलो, वो सब ठीक है। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ अपने स्वर का भी ध्यान में रखना सीख जाएंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होनी शुरू हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे चेक करना होता है। जब आप चेक करते हैं, चेक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका, आप एक पेपर ले सकते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक पीकॉक फेदर है। आप इसकी जगह एक पेपर का पीस भी ले सकते हैं चेक करने के लिए कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है। आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करो, राइट के पास इसको रखो और सांस लो। बहुत तेजी से नहीं लेना है, नॉर्मल जैसे आप लेते हो, इजी ब्रीथ लो। तो आप देखना कि आपका ये पेपर हिल रहा है, या मैंने जैसे फेदर लिया है तो फेदर हिल रहा है या नहीं। जैसे मैं सांस ले रही हूँ तो मेरा फेदर नहीं हिल रहा है, इट मीन्स मेरी राइट नॉस्ट्रल नहीं चल रही है। अगर आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही होती है और आप उसमें छोटा, बिल्कुल छोटा सांस आ रहा होता है, उस समय अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये चीज हो जाए, मेरी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए, वो कभी भी नहीं होती। होनी भी हो तो भी होते होते रुक जाती है, क्योंकि आपने गलत स्वर में उसको मैनिफेस्ट कर दिया। तो हमेशा हर चीज में ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है कि जब भी कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करें तो लेफ्ट नॉस्ट्रल। अब अगर मैं अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल चेक करती हूँ राइट बंद करके, तो आप कैमरे में देख पा रहे हैं कि कितना तेजी से ये हिल रहा है, पास में इतना तेजी से हिल रहा है। अब हम इसकी और थोड़ा सा डिस्टेंस करते करते इसको चेक करेंगे। तो अगर ये इतना लंबा, करीब 16 इंचेस आप नीचे ले आए अपनी नोज से, तब भी अगर ये हिल रहा है तो इसको हम कहते हैं वाटर एलिमेंट। 16 की जगह 12 इंचेस भी हिल रहा है तो इसको भी अच्छा ही माना जाता है, दिस इज अर्थ एलिमेंट। तो 12 to 16 इंचेस तक एटलीस्ट ये हिलना चाहिए, आपकी सांस आनी चाहिए। उस समय आपको अपने मन में मैनिफेस्ट करना है जो भी आप पूरे दिन के लिए चाहते हैं। मैनिफेस्ट करिए, सांस को इनहेल करिए और अंदर ही होल्ड कर लेंगे। अंदर होल्ड करे करे ही हमें दीपक जलाना है, उसके बाद अपनी सांस को छोड़ देना है। इसको हम कहेंगे सगुन का दीपक जलाना। आज से, आज की डेट डालकर आप किसी भी डायरी में अपना नोट करके लिख लो। कोई भी आपकी ऐसी इच्छा हो जो आप बहुत टाइम से चाहते हो कि ये पूरी हो जाए, जेन्युइनली चाहते हो कि मेरी ये इच्छा, और इसके लिए आप ट्राई भी कर रहे हो पिछले 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। कल से, कल सुबह जब आप अपने घर में दीपक जलाएंगे, या परसों, सबसे अच्छा दिन है, गुड़ी पड़वा का दिन है, उस दिन से अपने घर में अपनी सेम मैनिफेस्टेशन के साथ सगुन का दीपक जलाना शुरू करिए। फिर आप 21 डेज या 1 मंथ के बाद आप देखोगे कि उस काम को पूरा होने के रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस तो 1-1, 2-2 घंटे का भी है कि 2 घंटे में, 3 घंटे में लोगों की मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही थी। लेकिन अगर मैं अभी ऐसा कहूंगी कि 2 घंटे में भी हो सकती है या 2 दिन में भी हो सकती है,
तो हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाए। इसलिए आप अपने टाइम के हिसाब से, आप ये सोचो जो 1 साल से नहीं हुआ, एटलीस्ट वो 1 मंथ में तो हो ही सकता है। तो आप 1 मंथ का अपने आप को टाइम पीरियड देकर परसों से, गुड़ी पड़वा के दिन से अपने घर में जरूर सगुन का दीपक जलाना शुरू करो और अपनी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होते हुए मिरेकुलस तरीके से देखो। तो इस तरीके से आप अपने घर में दीपक जलाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये भी हमारा वैदिक वास्तु का ही एक रिचुअल है। अब हम आगे अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, वास्तु है क्या? वास्तु क्या है, इसके लिए बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने भी सुनी होंगी, इंटरनेट पर भी होती हैं, बहुत सारी बुक्स में भी होती हैं। वास्तु कहाँ से आया? वास्तु पुरुष, एक वास्तु पुरुष है जो एक दैत्य है, वास्तु पुरुष के नाम से उनको जाना गया। वो कहाँ से आए थे? आदि काल में, जिस समय देवता और राक्षसों का युद्ध होता रहता था अच्छाई और बुराई के लिए। तो कहा जाता है ऐसा, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता है। अब जो मैं बता रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज हैं जो जनरली आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी। तो बहुत पुराने समय में जो देवता और राक्षस एक समय युद्ध कर रहे थे, उनका युद्ध चलते चलते काफी दिन हो गए थे। तो उनके युद्ध के बीच में एक समय ऐसा आया जब देवता और राक्षसों का खून और पसीना एक साथ एक ही जगह पर गिर गया, धरती पर एक साथ एक जगह पर गिरा। तो जहां पर वो गिरा वहां पर एक महाभूत उत्पन्न हो गया, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, बहुत शक्तिशाली था। और उसने हर किसी को खाना शुरू कर दिया, सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। देवता और राक्षस अलग अलग उसको कंट्रोल करने के लिए गए, तो वो देवताओं को भी खाने लगा, डिस्ट्रॉय करने लगा, राक्षसों को भी डिस्ट्रॉय करने लगा। फिर उन्होंने मिलकर भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो उसको नहीं कर पाए। जब वो परेशान हो गए कि ऐसे तो ये सारी सृष्टि को नष्ट कर देगा, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाने पर उन्होंने बोला, उन्होंने सारी बातें बताई ब्रह्मा जी को कि इस तरीके से एक महाभूत आए हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कुछ देर के लिए सुन समाधि ली। सुन समाधि लेने के बाद कुछ टाइम बाद वो अपनी पूरी पावर से उस समाधि से बाहर आए और उन्होंने उस महाभूत को पकड़ा और धरती पर औंधे मुंह लिटा दिया। औंधे मुंह का मतलब आप समझते हैं, मुंह नीचे सिर ऊपर, औंधे मुंह लिटा दिया। और उस भूत के हर एक अलग अलग पार्ट पर सभी देवता और राक्षस जितने वहां पर उपस्थित थे, उन सभी देवता और राक्षसों को विराजमान कर दिया। किसी को उनके शोल्डर पर, किसी को नी पर, किसी को हैंड पर, किसी को पीठ पर, हर जगह विराजमान कर दिया। और सेंटर में जो उनका नवल पार्ट है, उनकी नाभि थी, वहां पर ब्रह्मा जी खुद विराजमान हो गए और उनको कंट्रोल किया, जिससे कि उठ ना पाए और प्रलय ना मच जाए। और उन्होंने वहां पर उपस्थित सभी देवी देवताओं को ये वचन दिए कि आज के बाद धरती पर जो भी भूमि का जो भी हिस्सा, छोटा बड़ा कितना भी बड़ा, जो भी हिस्सा अपने उद्देश्य, किसी भी उद्देश्य के लिए यूज करेगा, पर्सनल या किसी भी सोशल एक्टिविटी के लिए, जब वो यूज करेगा, तो वहां पर इस वास्तु पुरुष की प्रेजेंस मानी जाएगी कि वास्तु पुरुष वहां पर है और आप सभी देवी देवता वहां पर प्रेजेंट है, ऐसा माना जाएगा। तो जो भी इंसान अपने किसी भी घर, ऑफिस, फैक्ट्री, जो भी कुछ बना रहा है, उस समय आप सभी देवी देवताओं का आह्वान करेगा, आपका आशीर्वाद लेगा, तो उसको खुशियां प्राप्त होंगी। और जो आपको इग्नोर करेगा, जो आपको भोग अर्पित नहीं करेगा, आपका आह्वान नहीं करेगा, उसको उसी से संबंधित कष्ट मिलेंगे, उसको दुख प्राप्त होंगे। तो तब से ये प्रथा बनी कि जब भी आप अपने घर को बनाते हैं, चाहे आप नया घर बना रहे हैं, बना हुआ खरीद रहे हैं, तो वहां पर उपस्थित सभी 45 देवताओं का आह्वान, जिन्हें हम वास्तु देवता कहते हैं, सभी देवताओं का आह्वान करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने देखा होगा पहले टाइम में, आजकल तो लोग ज्यादातर बने बनाए घर ले लेते हैं, आजकल की जनरेशन को पता भी नहीं होगा, लेकिन जैसे हम हैं या हमसे पहले वाली जनरेशन है, जब घर बनाया जाता था, लेंटर डाला जाता था, तो उस समय लड्डू बांटे जाते थे। देखा है आप सभी लोगों ने? याद है जब लेंटर डाला जाता था घर में, उस समय लड्डू मंगवाए, स्पेशली लड्डू, कोई और मिठाई नहीं, लड्डू मंगवाए जाते थे। और जितने भी वहां पर वर्कर्स होते थे, उनको, अपने आसपास रिश्तेदारों को लड्डू बांटे जाते थे। वो क्यों बांटे जाते थे? क्योंकि जो लड्डू होते हैं
ऐसा माना जाता था कि जो देवता हैं उनका सबसे पसंदीदा भोग है ये। तो जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनको भोग अर्पित किया जाता था, और इस खुशी में लड्डू बांटे जाते थे कि अब हमारी छत डली है। जिस दिन छत डलती है उस दिन आपके सभी देवी देवता उस जगह में विराजमान हो जाते हैं। किसी बिल्डिंग की जब छत बनती है उस दिन वहां पर देवी देवता सब स्टेब्लिश हो जाते हैं। तो इस खुशी में लड्डू बांटे जाते थे कि हमारे देवी देवता अब स्टेब्लिश हो गए हैं, जो हमें सब कुछ समृद्धि, प्रोस्पेरिटी, पैसा सब कुछ हमें अब देने वाले हैं। तो तब से ही ये एक रिचुअल चला आ रहा है लड्डू बांटने का। तो हमारे ये जो देवी देवता है, जो हमारा वास्तु है, इसकी जो स्टोरी है वो यही है। अब इसको अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें कि साइंटिफिक वे में वास्तु क्या है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। तो जो हमारी प्रकृति है और जो मानव है, मानव और प्रकृति के बीच का कोऑर्डिनेशन ही वास्तु है। जब भी एक इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तब आप देखते हैं ना, पिछले साल, उससे पिछले साल कितने ज्यादा बाढ़ आई, कितनी ज्यादा हिल स्टेशंस पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किया बाढ़ ने, बहुत प्रॉब्लम्स हुई। तब लोग क्या कहते थे कि इंसान क्या कर रहा है, इतने ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत सारे पहाड़ काटते जा रहे हैं अपने रहने के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए। इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग, कितनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतनी बीमारियां हो रही हैं। तो ये भी सब हमारे वास्तु, अब हम तो देख रहे हैं सिर्फ अपने घर का वास्तु, लेकिन इसकी वजह से जो हम यूनिवर्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, गलतियां करते हैं, उससे क्या होता है, उससे हमारे पूरी यूनिवर्स का वास्तु खराब हो जाता है। तो वास्तु केवल हमारे घर का नहीं होता। जब हम एक बड़े लार्ज स्केल पर देखें तो पूरे यूनिवर्स का वास्तु, फिर जब हम उससे छोटी यूनिट में आते हैं तो हमारी कंट्री का वास्तु, हमारी कंट्री का वास्तु अलग हो जाता है। उसके बाद हमारी स्टेट का वास्तु, फिर हमारी सिटी का वास्तु, हमारे गांव का, हमारे टाउन का वास्तु, फिर हमारी कॉलोनी का वास्तु, फिर आता है हमारे अपने घर का वास्तु। लेकिन हमारा जो कंट्रोल है सिर्फ हमारे अपने घर पर है। क्या हम चाहें कि पूरे शहर का वास्तु हम ठीक कर दें? हमारे पास कोई पावर ही नहीं है कि हम कैसे ठीक कर दें। पूरे देश का वास्तु हम ठीक कर दें, हमारे पास कोई पावर नहीं है। अगर किसी देश के, हम ये कहते हैं साउथ में पानी नहीं होना चाहिए, साउथ में पानी नहीं होना चाहिए, किसी देश की, किसी कंट्री के साउथ एरिया में अगर नदी बह रही है, हमारी हिम्मत है कि हम उस नदी को बंद कर दें कि भी नहीं, साउथ में पानी नहीं होना चाहिए, हम तो नदी बंद कर रहे हैं? नहीं, हमारी हमारी कोई राइट ही नहीं है ना, हमारी पावर ही नहीं है। हमारी पावर कहाँ है? हमारी पावर है हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारी फैक्ट्री में, हमारे वर्क प्लेस में। तो एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी चीजों को, अपने प्लेस को ठीक कर कर वास्तु ठीक कर सकते हैं। हर एक इंसान अगर अपना अपना वास्तु ठीक कर लेगा तब भी दुनिया में बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, अगर सभी अपना अपना ठीक कर लेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है नेचर और ह्यूमन के बीच में, इस कोऑर्डिनेशन को, कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो होने जरूरी है, पानी है वो होना जरूरी है, हमारे माउंटेन्स भी जरूरी है, एनिमल्स भी जरूरी है, कि हम एनिमल्स को काट देते हैं। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि इनका क्या होगा। अरे इनका, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि नेचर में इस एनिमल या इस बर्ड की, इंसेक्ट की जरूरत है या नहीं। जो ऊपर वाला है, भगवान है, उसने सब कुछ सोचकर बनाया है। उसने हर जीव को हर किसी दूसरे जीव के लिए बनाया है। बहुत सारे छोटे छोटे पौधे ऐसे होते हैं जो किसी बड़े पेड़ का भोजन होते हैं। कुछ ऐसे जानवर या ऐसे पक्षी या ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो किसी और एनिमल का, किसी और जीव का भोजन होते हैं। तो ये हमारे सोचने की जरूरत नहीं है कि इसकी तो दुनिया में कोई जरूरत ही नहीं है, हम इसे खत्म कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेचर, नेचर ने बनाया है इंसान को किस चीज के लिए? उसके खाने पीने के लिए क्या चीजें बनाई है? वनस्पति, बहुत सारे फल फल बनाए हैं, फ्रूट्स बनाए हैं, अनाज बनाया है, सब्जियां बनाई हैं, ये सब चीजें बनाई हैं। और इंसान क्या करता है? एनिमल्स को काटकर खाता है, मांस खाता है। तो ये भी हमारी प्रकृति के विरुद्ध है। फिर क्या होता है? बहुत सारे तरीके की बीमारियां होती हैं, लोगों का नेचर बहुत ज्यादा तामसिक होता है, बहुत ज्यादा लोगों को गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है, वास्तु का मतलब है कि हर एक इंसान, जो उसको पैदा किया गया है, उसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, उसका और नेचर के बीच में एक सामंजस्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आपका वास्तु बैलेंस्ड रह सकता है। और अकॉर्डिंग टू सन, नथिंग एल्स।
जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु में जब भी ओरिएंटेशन की बात होती है, ओरिएंटेशन हम कहते हैं जिसकी इस दिशा में हमें ये चीज बनानी चाहिए, नॉर्थ में हमें ये बनाना चाहिए, साउथ में ये बनाना चाहिए, इसको कहा जाता है ओरिएंटेशन, व्यवस्था। तो ये जो ओरिएंटेशन है, ये किस बेस पर हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने किस बेस पर लिखा? उन्होंने ये पूरा का पूरा वास्तु लिखा सन के बेस पर, सन के मूवमेंट की बेस पर। सन कहां से निकलता है, कहां पर छुपता है, उसकी मूवमेंट पूरे दिन में कहां से होती है, किन दिशाओं से होकर जाती है। हमारा पूरा वास्तु हमारे सन के मूवमेंट पर बेस करता है। एक एग्जांपल, जैसे ये आपने सुना होगा कि ईस्ट को ओपन रखना चाहिए। ये जनरली सबने, जिन्होंने वास्तु नहीं भी पढ़ा उन लोगों ने भी सुना होगा कि ईस्ट को, पूरब दिशा को ज्यादा से ज्यादा ओपन रखना चाहिए। तो क्यों रखना चाहिए पूरब दिशा को ज्यादा से ज्यादा ओपन? क्योंकि जो हमारा सूर्य है वो ईस्ट में निकलता है। ये तो पढ़ा ही है ना सबने, ईस्ट राइजेज इन, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सबने पढ़ा है। सन हमारा ईस्ट में निकलता है। तो जिस समय सूर्य उगता है उस समय जो इसकी किरणें होती हैं, जो उसकी कॉस्मिक एनर्जी होती है, वो किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा अच्छे फल देती है। उसकी मनोस्थिति में, उसके स्वभाव में, उसके नेचर में, उसकी हेल्थ में, हर एक चीज में बहुत ज्यादा फायदा देती है। अब अगर आप ईस्ट में ओपन जगह रखते हैं, कच्ची जगह रखते हैं, मतलब मिट्टी अगर रखते हैं या पानी रखते हैं, पानी कोई वाटर बॉडी बनाते हैं, तो जो मिट्टी है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, इन सब के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है आने वाली सनलाइट को एब्जॉर्व करने की, एनर्जी को एब्जॉर्व करने की बहुत ज्यादा पावर होती है। तो ये पानी, मिट्टी, पौधे, ये सभी चीजें एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। तो ईस्ट में अगर ओपन चीजें होंगी तो, अब ईस्ट में जो ये चीजें हैं इनको ये नहीं पता है कि हमारे पास जो एनर्जी आ रही है उसको हमें, वो अच्छी है या बुरी है, उसको ये नहीं पता, इन चीजों को ये नहीं पता कि अच्छी है या बुरी है। वो तो बस एब्जॉर्व कर लेंगी, जो एनर्जी उनके पास आएगी वो एब्जॉर्व कर लेंगी, और जो वो एब्जॉर्व करेंगी फिर अगले कुछ घंटों तक वही वहां पर रहने वाले लोगों को वापस देती रहेंगी। तो ईस्ट में अगर ये चीजें होंगी तो सुबह को जब सूर्य उगता है उस समय जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी होती है वो हमें मिलती रहेगी। इसी के अगेंस्ट अगर ये सभी चीजें साउथ में बना दी जाए, कच्ची मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, तो जिस समय सूर्य मूवमेंट कर कर साउथ में जाएगा दोपहर के समय, 2 बजे 1 बजे के समय, उस समय वो कौन सी रेस देगा? इंफ्रारेड रेस। इंफ्रारेड रेस जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी मनोस्थिति के लिए, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो वो साउथ में जाकर जो पेड़ पौधे, मिट्टी, पानी, आपने जो कुछ भी लगाया है वो उसी रेस को एब्जॉर्ब कर लेगी, साउथ वाली को, और फिर आपको पूरा दिन वही देती रहेगी। तो क्या आपको उससे कोई फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर ये बातें लिखी कि ईस्ट में हमें ओपन रखना चाहिए, ईस्ट में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कच्ची जगह रखनी चाहिए, पानी के सोर्स बनाने चाहिए, जिससे कि हमारी ये सभी चीजें सनलाइट को एब्जॉर्ब करके पूरा दिन हमें दे सके। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 7 बजे तक अगर सूर्य ईस्ट में है, बहुत सारे लोग तो उठते ही 8 बजे या 9 बजे हैं, उनको तो फिर मिल ही नहीं पाएगी सनलाइट ये वाली। तो ये चीजें अगर वहां पर होंगी तो ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी और पूरा दिन आपको, जितने भी लोग घर में रहते हैं उनको देती रहेगी। तो ऐसी जगह ईस्ट जहां पर खुला हुआ होता है, जहां पर पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए वास्तु में कहा जाता है कि ऐसी जगह पर रहने वाले लोग कंपेटिवली ज्यादा हैप्पी, ज्यादा हेल्दी मिलते हैं। तो ये अब इसका बेसिक रूट है। अब आपने ये तो सुन लिया कि ईस्ट को ओपन रखना चाहिए, ईस्ट में पेड़ पौधे रखने चाहिए, बट क्यों रखने चाहिए? तो ये इसका बेसिक रूट है कि इसलिए हमें रखना चाहिए। इसी तरीके से सबने सुना होगा कि हमें मंदिर कहाँ बनाना चाहिए? कहाँ बनाना चाहिए हमें मंदिर? नॉर्थ ईस्ट में, राइट। तो हमें नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना चाहिए। क्यों मंदिर बनाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों का मानना था कि जो हमारा मेडिटेशन का, पूजा करने का समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है? 2 बजे से 5 बजे तक का जो समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो अगर किसी दिन, गर्मियों में मान लेते हैं, गर्मियों में सूर्य उगने का टाइम है 5:30 से 6 बजे के बीच का सूर्य उदय का टाइम है। तो सूर्य उदय होगा ईस्ट में 6 बजे। 6 बजे से पहले हमारा सूर्य पिछले 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में कौन सी दिशाओं में होगा?
उस समय सूर्य होगा नॉर्थ ईस्ट में। इसलिए कहा जाता है कि हमें नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्रह्म मुहूर्त के समय सूर्य उस दिशा में होता है। तो ये सारा कुछ ओरिएंटेशन सिर्फ और सिर्फ सन के बेस पर बनाया गया है। और हमारा देश इंडिया, यहीं पर वास्तु को लिखा गया। इंडिया वैसे भी, हमारा जो इंडिया है यहाँ पर सूर्य को ही देवता माना जाता है, सूर्य की ही पूजा की जाती है। बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं, कोई व्रत त्योहार ऐसे होते हैं जब हम चंद्रमा की पूजा करते हैं। चंद्रमा की पूजा सिर्फ एक या दो फेस्टिवल्स होते हैं जहां पर की जाती है। जैसे करवा चौथ हो गया, करवा चौथ में हम चंद्रमा को देखकर व्रत खोलते हैं। ये एक दो व्रत ही ऐसे हैं जिसमें चंद्रमा को देखा जाता है, वो भी हस्बैंड वाइफ के कपल्स वाले डेज हैं जिसमें चंद्रमा को देखा जाता है। अदरवाइज आप किसी भी पूजा में देखो, हर चीज में, कि ये चीज आपको सूर्योदय के समय करनी है, गृह प्रवेश आपको सूर्य के हिसाब से करना है, सुबह के समय करना है, हवन हम कभी भी रात के समय करते हैं, सुबह के समय हम हवन करते हैं, पूजा करते हैं। तो हमारा जो देश है वो सूर्य को ही देवता मानता है, क्योंकि सूर्य योगी होता है। योगी, उसका जो स्वभाव है वो योगी होता है। योगी से मतलब है कि एक बहुत सदाभाव वाला, बहुत सद आचार वाला, इस तरीके का सूर्य का नेचर होता है। वही चंद्रमा, चंद्रमा को भोगी माना जाता है। भोगी मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें देने वाला। तो हमारा देश हमेशा सूर्य को ही प्रधान मानता है, उसी को देवता मानता है, और उसी के हिसाब से हमारे पूरे वास्तु को लिखा गया है। जैसे अगर चंद्रमा को देखो तो चंद्रमा अ, जैसे दुबई को, दुबई को अगर देखा जाए तो उसको चंद्रमा बेस्ड, चंद्रमा की एनर्जी बेस्ड कंट्री कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर सब कुछ मटेरियलिस्टिक है, सब कुछ। दुबई जो कंट्री है उसमें अपना तो कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो वहां पर अपना उनका कुछ भी नहीं, उनकी तो मिट्टी भी अपनी नहीं है। जो चंद्रमा है, वहां जो दुबई है, उनकी मिट्टी भी उन लोगों ने जगह जगह की मिट्टी इकट्ठी कर कर तब अपने देश में मिट्टी डाली है, जहां उनको ठीक लगा। उन्होंने भी वास्तु बहुत अप्लाई किया है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं दुबई के, जिनके हम काम करते हैं, तो जब उनका वास्तु देखते हैं तो उन लोगों ने, जो दुबई के लोग हैं, उन्होंने वास्तु को काफी अच्छे तरीके से फॉलो किया है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन था, उनके पास सारी चीजें नेचुरल नहीं थी, उनके पास ऑप्शन था अपनी चीजें बनाने का। तो उन्होंने वास्तु के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर अपनी बहुत सारी चीजें बहुत ठीक बनाई है। जैसे जो उन्होंने अपनी लेक्स दी हैं, उनकी लेक भी नेचुरल नहीं है, उन्होंने अपनी बनाई है लेक्स। तो उन्होंने जो लेक्स बनाई हैं वो भी उन्होंने नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक के पोर्शन में ही बनाई है। अगर आप दुबई में जाओगे, वहां की सैंड को देखोगे, अगर आपको एक एनर्जी फील करना आता है तो आप उनकी सैंड को हाथ में लेकर देखना, कितनी ज्यादा एनर्जी फील होती है, बहुत एनर्जी फील होती है। क्योंकि उन्होंने अपनी सैंड में ऐसे ऐसे मिनरल्स मिलाए हैं, ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स मिलाए हैं, जो उनकी देश को इतना ज्यादा तरक्की दे रहा है। अब इस समय मत सोचने लगना कि अब तो उनके ऊपर मिसाइलें छूट रही हैं, वो एक अलग बात है, ये सब तो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन वैसे देखा जाए, उनकी ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए, तो उनकी ग्रोथ, उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ की है बिजनेस में। तो वो चंद्र प्रधान देश है। तो जो हमारा वास्तु है वो पूरी तरीके से सूर्य पर बेस्ड है। वायु का निर्वात गति से आवागमन का नाम है वास्तु। जब भी हम वास्तु को देखते हैं, जब लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत कुछ वास्तु में सीख लेते हैं, वास्तु की बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, तब वो अलग पर्सपेक्टिव से वास्तु को देखते हैं कि आपने ये चीज यहाँ रख दी, इस दिशा में ये बना दिया। लेकिन अगर ये सबसे बेसिक चीज, कि अगर किसी भी जगह में वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता तो उस जगह का वास्तु, आप कितना भी वास्तु कंप्लायंस घर बना लो, कितने भी एनर्जीज अच्छी कर लो, कितनी भी रेमेडीज कर लो, कभी भी उस घर में 100% वास्तु का आप फायदा नहीं ले सकते, जिस घर का वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता। तो वेंटिलेशन हमारे वास्तु का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब हमने अपनी प्रैक्टिस में इतनी सारी जगहों पर वास्तु किया है, और कुछ जगहों पर तो सिर्फ उस जगह का वेंटिलेशन अच्छा कराकर ही क्लाइंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। कोई बहुत ज्यादा फैंसी महंगी रेमेडीज नहीं कराई, कुछ नहीं कराया, सिर्फ उनका वेंटिलेशन अच्छा कराकर। आप देखना, अगर कोई घर ऐसा है जहां पर बहुत अच्छा वेंटिलेशन नहीं है, हवा अच्छे से आती जाती नहीं है, आप जब उन लोगों से मिलोगे ना, उनके, चाहे वो फेस से ना लगे,
कि ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन जब आप उनसे बात करोगे, उनके जो व्यूज होंगे ना वो बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे एक बंद कमरे में ये कह सकते हैं कुएं का मेंढक। कि उनके जो व्यूज होंगे, उनकी जो सोच होगी, उनके जो थॉट्स होंगे, आप उनको देखकर उनसे 2 मिनट बात कर कर पहचान जाओगे कि भाई इसके घर में वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है, बंद वेंटिलेशन का इसका घर है। क्योंकि जिन लोगों का वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता वो ऐसी जगह में रहते हैं, उन लोगों का दिमाग भी उसी तरीके का संकुचित हो जाता है, उनकी सोच छोटी हो जाती है, वो कभी भी अपने दायरे से निकलकर कुछ बात नहीं कर पाते। तो जब भी आप वास्तु को देखना शुरू करोगे, सबसे पहले आपको अपने घर का वेंटिलेशन अच्छा करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीज है। अगर आप अपने घर का वास्तु अच्छा करते हो, अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, आधी प्रॉब्लम तो आपकी सिर्फ वेंटिलेशन अच्छा करने से ही सॉल्व हो जाएगी। तो वेंटिलेशन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे वास्तु का। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हैंड रेज कर देना, तो हम रुक जाएंगे, आपका क्वेश्चन ले लेंगे। लेकिन उसके अलावा प्लीज आप म्यूट रखिए क्लास को, अपने तरफ से माइक को। वास्तु ऐसी संरचना का निर्माण करता है जिसमें अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण भवन के द्वारा हो। तो वास्तु सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है किसी भी इंसान की मनोस्थिति पर, उसकी मेंटल हेल्थ पर। और मेंटल हेल्थ पर क्या डिपेंड करता है? उसके रिलेशंस। जहां भी वास्तु खराब होगा, ऐसी जगह पर रहने वाले लोगों के रिलेशन अपने फैमिली मेंबर से, अपने नेबर से, अपने बिजनेस पार्टनर से, अपने कुलीग से कभी भी अच्छे नहीं बन पाते। तो वास्तु को हमेशा अगर आपके रिलेशंस खराब है तो भी आपको वास्तु को जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि वास्तु पूरी तरीके से हमारे रिलेशन और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। जैसे आप सभी लोगों ने श्रवण कुमार की स्टोरी सुनी होगी स्कूल में। श्रवण कुमार बहुत फेमस थे कि उनके माता पिता देख नहीं सकते थे। उनके माता पिता ने एक बार उनके सामने इच्छा जाहिर की कि हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। तो श्रवण कुमार ने कहा कि ठीक है, आप यात्रा पर चलिए, लेकिन आपको मैं पालकी में बिठाकर अपने कंधे पर यात्रा पर लेकर जाऊंगा। तो उनके माता पिता ने कहा ठीक है। तो वो बहुत ही ज्यादा सद्भाव से, बहुत प्यार से अपने माता पिता को लेकर चले। काफी दिन तक वो चलते रहे, यात्रा चलती रही उनकी। लेकिन एक दिन अचानक से वो एक जगह पर पहुंचे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने अचानक अपने माता पिता से कहा। उनके उनके मनोभाव बदल गए, उनकी सोच बदल गई। उन्होंने अचानक से अपने माता पिता से कहा कि बस भाई बहुत हो गया, आप देख ही तो नहीं सकते, आप चल तो सकते हो, मैं अब आपको अपने कंधे पर नहीं ले जा सकता, मैं बहुत थक गया हूं, अब यहाँ से आप खुद यात्रा करेंगे। तो उनके माता पिता ने कहा भाई इसको क्या हो गया? उनको बहुत शौक लगा कि भाई इनको क्या हो गया, ये तो इतने प्यार से हमें लेकर जा रहा था, जबकि हम मना कर रहे थे, ये तो हमें जबरदस्ती ले जा रहा था, फिर अब इसको क्या हो गया? तो उनके पिताजी ने पूछा कि बेटा इस समय हम कहाँ पर खड़े हैं, किस शहर में हैं, किस जगह पर हम खड़े हैं? तो श्रवण कुमार ने कहा कि पिताजी इस समय हम कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़े हैं। कुरुक्षेत्र आप सबको याद होगा, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। हम कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़े हैं। तो उनके पिता को सब बात समझ में आ गई। उनके पिता मुस्कुराए, उन्होंने बोला कि बेटा आपने इतने दिन हमें अपने पालकी में कंधे पर बिठाकर यात्रा कराई है, आप थोड़ा सा और हमारी हेल्प करो, इस कुरुक्षेत्र से हमें पार करा दो, उसके बाद हम दोनों खुद चले जाएंगे। तो श्रवण कुमार ने कहा चलो ठीक है, इतना किया है तो इतना और सही, कोई बात नहीं। उनको वापस पालकी में बिठाया और कुरुक्षेत्र से बाहर ले गए। जैसे ही वो कुरुक्षेत्र से बाहर निकले, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैं क्या कर रहा था, ये भाव मेरे अंदर कहाँ से आ गए। उन्होंने अपने माता पिता के पैरों में पड़ गए और क्षमा मांगने लगे कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तो उनके पिता ने कहा बेटा ये आपका दोष नहीं है, ये उस धरती का दोष है। वो धरती ही ऐसी है जो किसी भी इंसान के मन में अपने रिश्तों के लिए भाव नहीं आने देती। और इस धरती की इसी क्वालिटी की वजह से श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए इस धरती को चुना था। क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि अगर हमारी कोई ऐसी धरती होगी जहां पर भाव अच्छे होंगे, तो जो कुरुक्षेत्र जो महाभारत का युद्ध होने वाला है, सारा भाइयों भाइयों के बीच में
चाचा भतीजों के बीच में, सारे रिलेटिव्स के बीच में होने वाला है, तो वो लोग कैसे एक दूसरे को मार पाएंगे। तो हमें ऐसी धरती चाहिए जिसके अंदर बिल्कुल भी भाव ही ना हो। तो उन्होंने कुरुक्षेत्र को चुना था। तो ये धरती ही ऐसी थी, आपका कोई दोष नहीं है। तो उनको समझ में आया और फिर उन्होंने दोबारा अपनी पालकी पर बिठाकर उनको यात्रा पूरी कराई। तो हर एक जगह का इफेक्ट पड़ता है आपकी सोच पर, आपकी मानसिक स्थिति पर, और वही मानसिक स्थिति क्रिएट करती है आपके रिलेशंस। कभी कभी एक इंसान बहुत अच्छा, उसका रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छा होता है, सबके साथ वो अच्छे से रहता है, अचानक वो घर चेंज करता है और वो बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत गुस्सा उसको आने लगता है। लोग कहते हैं ना कि जब हम उस वाले घर में थे तो हमारे पापा बिल्कुल ठीक थे, यहाँ पर आने के बाद पता नहीं उनको क्या हो गया, हर टाइम वो गुस्से में रहते हैं, हर टाइम वो लड़ाई करते रहते हैं। तो ये पापा की गलती नहीं है, ये उस जगह की गलती है, जिसको आप ठीक कर सकते हो अपने लिए अच्छी लैंड लेकर, अच्छी भूमि लेकर। तो जो हमारी भूमि है वो पूरी तरीके से कंट्रोल करती है हमारे रिलेशन। और वास्तु किस चीज पर डिपेंड करता है? भवन में 5 तत्वों का सम्यक संतुलन का नाम है वास्तु। कौन से 5 तत्व? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ये 5 एलिमेंट बेस होते हैं हमारे वास्तु का। वैसे तो हर एक चीज में यही 5 एलिमेंट्स होते हैं, चाहे एक इंसान हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, कुछ भी हो, भूमि हो, हर एक चीज में ये सेम ही 5 एलिमेंट्स है। वो बात अलग है कि हर चीज में इन एलिमेंट्स का रेशियो अलग अलग होता है। पक्षी के अंदर कोई और तत्व बहुत ज्यादा होगा, पेड़ के अंदर कुछ और होगा, पौधे के अंदर कुछ और होगा। जैसे इंसान के अंदर वाटर, कहते हैं 70% वाटर होता है कि इंसान की बॉडी के अंदर, तो हमारे शरीर में वाटर ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से जो हमारे 5 एलिमेंट्स है वो हमारी भूमि में अलग अलग रेशियो में होते हैं, लेकिन जब इनका एक संतुलन बिगड़ता है तब ही हमारा वास्तु बिगड़ता है। तो जब भी हम वास्तु की बात करते हैं तो हमारे 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है अच्छे वास्तु के लिए। अब हम बात करते हैं डिविजन ऑफ वास्तु। डिविजन ऑफ वास्तु, किन किन चीजों को डिवाइड किया गया है पूरे वास्तु को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जिसके बारे में अभी हमने बात की। ओरिएंटेशन किसे कहते हैं? कि किस दिशा में क्या चीज बनानी चाहिए। किचन किस दिशा में बनाना चाहिए, बेडरूम किस दिशा में बनाना चाहिए, इसको कहा जाता है ओरिएंटेशन। जब भी हम वास्तु की बात करते हैं और हम पूरी तरीके से 100% अपने ओरिएंटेशन को बैलेंस्ड कर लेते हैं एज पर वास्तु, जो कि लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आज के टाइम में। जब आप बना बनाया कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तब हर एक चीज को तोड़कर नया बनाना वो पॉसिबल नहीं होता। आप अपना घर बना रहे होते हैं तब भी आपके पास कभी कभी कुछ चीजों की लिमिटेशन हो जाती है। आपके प्लॉट का साइज क्या है, आपके प्लॉट की फेसिंग क्या है, आपके प्लॉट की सराउंडिंग क्या है, आप कहाँ पर वेंटिलेशन दे सकते हैं, कहाँ नहीं दे सकते हैं, कहाँ ओपन एरिया दे सकते हैं, बहुत सारी लिमिटेशन हो जाती है ना जब हम डिजाइनिंग करते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने 100% वास्तु कंप्लायंस ओरिएंटेशन कर लिया, मान लेते हैं 100% हमने कर लिया। तो 100% वास्तु कंप्लायंस करने के बाद हम केवल अपने 10% वास्तु को ठीक कर पाते हैं, 100% में से 10%। उसके बाद बहुत सारी बातें होती है मेन डोर के लिए। मेन डोर मतलब एंट्री, घर की एंट्री कहाँ बनानी चाहिए, घर या बिल्डिंग कहाँ बनानी चाहिए, किस पद पर बनानी चाहिए, किस दिशा में बनानी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। आपका बर्थ चार्ट, आपका बर्थ चार्ट आपके लिए किस दिशा की एंट्री अच्छी बताता है, किस दिशा की एंट्री आपके लिए अच्छी होगी आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से। अगर आपने ये सब कुछ सारे पैरामीटर्स को मैच कर लिया, परफेक्ट एंट्री आपने बना ली, तो आप और 10% वास्तु को ठीक कर पाते हैं। उसके बाद आता है घर का इंटीरियर। इंटीरियर जैसे आपने अपने घर में किस कलर के पर्दे लगाए हैं, किस कलर का पेंट किया है, किस कलर का वॉलपेपर लगाया है, कैसे आर्ट इफेक्ट्स रखे हैं, ये सभी चीजें होती है इंटीरियर का पार्ट। तो अगर आपने ये सब कुछ भी वास्तु के हिसाब से कर लिया कि किस दिशा में कैसा इंटीरियर होना चाहिए, तो आप और 5% वास्तु को ठीक कर लेते हैं।
उसके बाद आता है वास्तु प्रोटेक्शन, जो कि बहुत जरूरी चीजें हैं, और बहुत सारे लोग वास्तु प्रोटेक्शन नहीं करते। आज भी बहुत सारे लोग। चेतना परमार, हाँ जी चेतना परमार, अनम्यूट कर लीजिए। मैम, आपने जो बर्थ चार्ट के बारे में बोला, तो जैसे घर जिसके नाम पे होता है उसका बर्थ चार्ट देखना होता है? नहीं, बर्थ चार्ट जैसे क्या होता है, इंडिया में तो ज्यादातर लेडीज के नाम पर रजिस्ट्री करा दी जाती है, क्योंकि उसमें कोई टैक्स वगैरह कम लगता है। लेकिन जो घर के हेड ऑफ द फैमिली है, जैसे अगर एक कपल है, तो हस्बैंड का ही बर्थ चार्ट घर बनाने के लिए देखना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों के हिसाब से लिखा गया है कि हमेशा हस्बैंड का चार्ट देखना चाहिए। और जैसे फैमिली, जॉइंट फैमिली होती है और उसमें मान लीजिए कि जैसे ससुर का सब चलता है घर में, या फिर पिताजी का सब चलता है, या फिर कोई देखो जो अगर, अंकल वगैरह है उनका सब हाँ, चलता है, जो तो जो मुखिया होते हैं। जैसे आपके फादर है, सपोज फादर है और वो अभी भी वर्किंग है, अगर वो अभी भी वर्किंग है, सारी चीजें बिजनेस फाइनेंसेस सब कुछ वो देख रहे हैं, तो आप उनका चार्ट देख सकते हैं। लेकिन फिर भी उस केस में प्रेफर करना चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन के लड़कों का चार्ट देख लिया जाए। जैसे मान लो दो या तीन चाचा ताऊ जैसे रहते हैं घर में, तो उनके बाद की जो जनरेशन है, जो बॉयज हैं, अगर वो बड़े हो गए हैं, मैरिड हैं, तो उनमें से जो सबसे बड़े हैं या जिनके पास ज्यादा अथॉरिटी है घर की, उनका चार्ट देख लिया जाए। क्योंकि घर बनाते हुए क्या कहा जाता है, जब आप अपने नक्षत्रों के हिसाब से घर को सेट करते हैं, अपना वास्तु करते हैं, तो ये वास्तु 100 ईयर्स तक आपको इफेक्ट करता है। 100 ईयर्स तक, तो 100 ईयर में आपकी कम से कम 3 जनरेशन आ जाती है। 3 जनरेशन के बाद फिर अगेन आपका वास्तु चेंज हो सकता है। तो अब आपको जो आपके फादर हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, अब उनकी एज हो गई है। अब कोशिश करनी चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से घर को सेट कर ले। ओके। तो वास्तु प्रोटेक्शन, बहुत सारे लोग आज भी वास्तु प्रोटेक्शन करते ही नहीं है। वास्तु प्रोटेक्शन किसे कहते हैं? एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। जो आपके घर की एनर्जी है, आप उसको प्रोटेक्ट करें। जैसे आपने नया घर बनाया, जब आपने नया घर बनाया होता है और आप घर में हाउस वार्मिंग पार्टी रखते हैं या मुहूर्त रखते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, तो इतने सारे लोग सब अलग अलग टाइप की एनर्जी लेकर ट्रेवल कर रहे होते हैं आपके घर में। तो कभी कभी किसी की इंटेंशन खराब नहीं होती, होती भी है। कभी कभी हो सकता है ना कि आपका सेम आपके ऑफिस का कोई कुलीग है, जो सेम पोस्ट पर है, सेम उसकी सैलरी है, वो आज तक 2 BHK भी नहीं बना पाया और आप अपने 4 BHK का इनोग्रेशन कर रहे हो, तो उसको जेलेसी हो सकती है, ये नेचुरल है। तो ये हो भी सकता है। लेकिन मान लेते हैं कि उसके मन में कोई नेगेटिव भाव नहीं भी है, तो भी जब एक इंसान बाहर से ट्रेवल कर कर आता है, तो बहुत तरह की एनर्जीज उसके साथ ट्रेवल कर जाती हैं। और कभी कभी अगर वो नेगेटिव एनर्जी के साथ ट्रेवल कर गया और आपके घर में वो नेगेटिव एनर्जी आ जाए, तो आप देखोगे जब कोई भी इंसान मुहूर्त करता है या आपने कोई फंक्शन किया, उसके बाद घर के लोग बीमार हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या कोई नुकसान हो जाता है, तो उसको जनरली कह दिया जाता है नजर दोष, कि हमें किसी की नजर लग गई, इतने सारे लोग आए थे, किसी की नजर लग गई। तो इस नजर से प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं वास्तु में, जो बताया गया है। तो अगर आपने 100% अपनी बिल्डिंग को वास्तु प्रोटेक्ट कर लिया, तो भी आप और 5% वास्तु को ठीक कर पाते हैं। तो टोटल आपने कितना परसेंट वास्तु ठीक किया? 30%। उसके बाद भी आपका कितना परसेंट वास्तु बचा है? 70% वास्तु आपका अभी भी बचा हुआ है। तो ये 70% वास्तु कैसे ठीक होता है? ये 70% वास्तु होता है आपकी लैंड एनर्जी के साथ। जब आपकी लैंड एनर्जी बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई होती है, तो आपकी बाकी सब चीजें, बहुत सारे वास्तु दोष भी बहुत बार आपको इफेक्ट ही नहीं करते, अगर आपकी लैंड एनर्जी बहुत अच्छी होती है। जिसके बारे में जनरली अगर आप मॉडर्न वास्तु की बात करें, तो वहां पर बहुत ज्यादा इसके बारे में बात नहीं की जाती कि आपको अपने लैंड को पावरफुल बनाना चाहिए। वहां पर सिर्फ यही बात की जा रही है कि आपको अपना बेडरूम यहाँ बनाना चाहिए, एंट्रेंस अगर गलत बनी है तो ये रेमेडी करनी देनी चाहिए, ये इस दिशा में एंट्री बना लेनी चाहिए। लेकिन ये बहुत सारी जगहों पर आप देखोगे, आप अपने आसपास भी देखोगे, आप अपने आसपास भी देखोगे बहुत सारे वास्तु दोष वाला कोई घर,
आपको पता चल गया, जब आपने वास्तु सीख लिया, आपको वास्तु की नॉलेज हो गई, आप देख रहे हो कोई मेरा वो दोस्त है या मेरा वो रिलेटिव है, उसके घर में बहुत सारे वास्तु दोष है, फिर भी वो हमेशा फ्लोरिश कर रहा है, फिर भी वो सक्सेसफुल हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसके घर की लैंड एनर्जी डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। तो ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है लैंड एनर्जी का। जब आप वास्तु की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी लैंड एनर्जीज को हाई करना पड़ता है, जिसको हम सिर्फ वैदिक वास्तु में ही सीख सकते हैं। जैसे वैदिक वास्तु में कहा जाता है कि जब भी आपको कोई घर या अपने व्यापार के लिए कोई भूमि लेनी है, तो पहले उस भूमि को रत्न प्रभा बनाना जरूरी है। ये हमारे सभी ग्रंथ जो हमारे पुराने, जैसे विश्वकर्मा प्रकाश है, मायामतम है, साम्राज्य सूत्रधार है, इस तरह के बहुत सारे ग्रंथ हैं जहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको अपने प्रवास के लिए जो भूमि लेनी है वो हमेशा रत्न प्रभा होनी चाहिए। नहीं है तो उसको रत्न प्रभा बनाना चाहिए। कैसे बना सकते हैं उसकी रेमेडीज, उसके तरीके भी इन शास्त्रों में लिखे गए हैं। तो इसलिए लैंड की एनर्जी का यहाँ पर सबसे बड़ा रोल होता है। उसके बाद वास्तु 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट के बेस पर, जैसे हमारी जो दिशाएं हैं, हम 16 दिशाओं पर काम करते हैं, 16 डायरेक्शन। तो अगर हम अपने जो दिशाएं हैं उनको एक सर्कल के हिसाब से डिवाइड करें, सर्कुलर मेथड में, एंगुलर मेथड जिसको कहा जाता है, उसके हिसाब से अगर हम डिवाइड करें, तो 16 पार्ट में जब आप 360 डिग्री सर्कल को डिवाइड करते हैं, तो हर एक दिशा के पास 22.5 डिग्री का एक अधिकार क्षेत्र होता है 16 दिशाओं में। तो अब इन 16 दिशाओं को एलिमेंट्स के बेस पर किन किन दिशाओं को किस एलिमेंट के अंडर रखा जाता है वो हम जानते हैं। ये हमारी 16 दिशाएं हैं। इनमें से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन 4 दिशाओं को हम वाटर एलिमेंट के अंडर मानते हैं। ये 4 दिशाएं वाटर एलिमेंट के अंडर आती हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये 3 दिशाएं हमारी एयर एलिमेंट के अंडर आती हैं, एयर एलिमेंट में आती है। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये 3 दिशाएं हमारी फायर एलिमेंट में आती हैं। साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट ये अर्थ एलिमेंट में आते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 4 दिशाएं हमारी स्पेस एलिमेंट के अंडर आती हैं। इस तरीके से हमारी 16 दिशाओं का विभाजन किया जाता है। जो आ, तो उसके हिसाब से हर दिशा का जो एट्रीब्यूट होता है, हर दिशा के जो गुणधर्म होते हैं, वो इन एलिमेंट के ही हिसाब से होते हैं। ये बात समझ में आई? जो हमारी 16 दिशाएं हैं, वास्तु में 4 दिशाओं या 8 दिशाओं पर काम नहीं किया जाता। अगर आपको डिटेल प्रॉपर वर्किंग करनी है तो 16 दिशाओं में अपने प्लॉट को हमें डिवाइड करना पड़ता है। 16 दिशाओं में से 5 एलिमेंट के अंडर, 5 एलिमेंट में कौन कौन सी दिशाएं किस में आती हैं वो हमने पढ़ा। तो ये आपको क्लियर है? ओके। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे हर एलिमेंट की जो दिशाएं हैं उनके क्या गुणधर्म होते हैं, क्या चीजें यहाँ पर बनाई जा सकती हैं, क्या चीजें यहाँ पर नहीं बनाई जा सकती। इनको अगर हम बैलेंस रखते हैं तो किस तरह की अच्छी चीजें हमारी लाइफ में आती हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में देखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट की दिशाएं अभी हमने पढ़ी। दिस इज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 4 दिशाएं हमारी वाटर एलिमेंट के अंडर आती हैं। शेप, शेप होता है इसका वेवी, पानी जैसे नाम ही इसका पानी है, तो इस तरह की जो वेवी शेप्स है ये रिप्रेजेंट करती है वाटर एलिमेंट। और मून लाइक शेप, जैसे चंद्रमा होता है, इस तरह की शेप ये रिप्रेजेंट करती है वाटर एलिमेंट को। कलर इसके होते हैं ब्लू और ब्लैक। अब इससे यहाँ पर क्या मतलब है? शेप
से क्या मतलब है कि अगर हमें इन चारों दिशाओं में से किसी दिशा में कोई शेप रखनी है, सपोज हमें कोई वॉलपेपर लगाना है, हमें नॉर्थ में कोई वॉलपेपर लगाना है, तो हम कैसा वॉलपेपर लगा सकते हैं? उसका कलर या तो ब्लू हो या ब्लैक हो, वो हम नॉर्थ में लगा सकते हैं। उसके ऊपर जो डिजाइन बना हुआ हो वो पानी की लहरों जैसा हो तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर चंद्रमा की शेप का हो तो भी बहुत अच्छा होगा। इसका मतलब ये हुआ नॉर्थ में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में, चारों दिशाओं के लिए सेम है। इन चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा में अगर हमें कोई कलर करना है तो कौन सा कर सकते हैं? ब्लू या ब्लैक कर सकते हैं। कोई शेप वॉलपेपर में लेनी है, कोई आर्ट इफेक्ट रखना है, कोई वॉल क्लॉक लगानी है, तो कैसी लगा सकते हैं? जिसकी शेप वेवी हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, टेढ़ी मेढ़ी। टेढ़ी मेढ़ी जैसे अमीबा होता है, अमीबा के बारे में सबने सुना होगा, जैसे अमीबा होता है, तो अमीबा की शेप, अनइवन शेप, ये हम ले सकते हैं वाटर एलिमेंट के किसी भी जोन में। रिप्रेजेंटेटिव इसके क्या होते हैं? इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बोरिंग। बोरिंग जो पानी के लिए किया जाता है घर में, बोरिंग, डिगवेल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ड्रेनेज, मिरर और पिट, किसी भी तरह का गड्ढा, ये सभी चीजें इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमें इनमें से कोई भी चीज बनानी है तो हम कहाँ बना सकते हैं? इन चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा में हम इनको बना सकते हैं। अगर हमें अपने घर में बोरिंग करानी है, जनरली हम ये सोच रहे हैं हमें बोरिंग करानी है, अब हमें पता है कि हम किस दिशा में करा सकते हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में करा सकते हैं, नॉर्थ में करा सकते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में करा सकते हैं, या नॉर्थ ईस्ट में भी करा सकते हैं, इनमें से किसी भी दिशा में करा सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक हमें बनाना है, इन चारों दिशाओं में हम बना सकते हैं। अगर हमें मिरर लगाना है तो मिरर हम इन चारों दिशाओं में लगा सकते हैं। किसी भी प्रोविजन के लिए गड्ढा बनाना है तो हम इन चारों में से किसी भी दिशा में गड्ढा बना सकते हैं, राइट। एडवांटेज ऑफ बैलेंस्ड वाटर एलिमेंट, अगर ये चारों दिशाएं बैलेंस्ड होंगी तो एक इंसान के जीवन में क्या बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे? हेल्थ एंड वेल्थ, उसकी लाइफ में सभी लोग उनके घर में हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे, उनके पास पैसा अच्छा होगा, पीस होगी उनके दिमाग में, उनके घर में, उनकी फैमिली में पीस होगी, शांति होगी। ग्रोथ एंड सक्सेस, वो जो भी काम करेंगे उसमें उन्हें ग्रोथ मिलेगी और सक्सेस मिलेगी। उनका कॉन्फिडेंस हमेशा बहुत ज्यादा बूस्ट रहेगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट वो हमेशा रहेंगे। हाई थिंकिंग, उनकी थिंकिंग हमेशा ऊंची रहेगी, हमेशा ऊंची सोच के स्वामी होंगे, उनकी सोच बहुत अच्छी होगी, बड़े बड़े काम करने के लिए उनकी पावर अच्छी होगी, मतलब लीग से हटके काम। जैसे लोग कहते हैं ये अरे अपने लिमिट में रहे, ये तेरी बस की नहीं है, तो ये अपने लिमिट से बढ़कर काम करना, अपने लिमिट्स को तोड़कर आगे बढ़कर बड़े बड़े काम करना। नहीं, ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब सेप्टिक टैंक नहीं है, ड्रेनेज का मतलब जैसे पानी की निकासी, पानी का जो ढलान हो गया, पानी की निकासी हो गई, जहां से पानी निकलता है उसको कहते हैं ड्रेनेज। ड्रेनेज नॉट सेप्टिक टैंक। तो ढलान से इसका मतलब है कि अगर जैसे आप पानी डालते हो तो वो पानी जब स्लोप होकर जाता है तो वो नॉर्थ मतलब वाटर एलिमेंट की दिशाओं में अगर जाता है तो वो सबसे अच्छा होता है। गुड अपॉर्चुनिटी, अगर ये दिशाएं बैलेंस है तो आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं, नई नई तरक्की के रास्ते आपके सामने खुलते रहते हैं। अगर एक इंसान को कोई जॉब छोड़ना है, वो चाहता है कि मैं कोई जॉब छोड़कर स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो वो कब करेगा? हाँ, रेन वाटर ड्रेनेज, राइट, जैसे रेन वाटर ड्रेनेज होता है इस तरीके से। तो अगर वो अपनी जॉब छोड़कर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, वो कब करेगा? जब उसके पास कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, उसे दिखाई दे रहा होगा कि ठीक है मैं अपनी जॉब छोड़ूंगा तो मेरे पास ये चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके पास ज्यादा से ज्यादा आती रहती है अगर आपके वाटर एलिमेंट की दिशाएं अच्छी होती हैं। अगर वाटर एलिमेंट की दिशाएं डिस्टर्ब है तो क्या प्रॉब्लम होती है? ऐसे लोग हमेशा इरिटेटेड नजर आएंगे, हमेशा, बिना बात के। आप देखोगे आपके आस पड़ोस में अगर कोई इस तरह के लोग होंगे
छोटी छोटी बातों से इरिटेट होते हैं, उनको हर टाइम यही काम है। आपने गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी कर दी, आपने अपना स्कूटर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया, आपने रात को 12 बजे तक म्यूजिक क्यों चलाया था, आपके यहाँ से शोर बहुत आता है। होते हैं ना ऐसे लोग, हमेशा इरिटेटेड से ही दिखाई देते हैं। तो अब से अगर आपको कोई भी ऐसे लोग दिखाई दे तो आप ये समझ जाना कि इस बेचारे की गलती नहीं है, इसके घर का वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। जिनके घर में वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा वो लोग हमेशा ऐसे ही दिखाई देंगे। सीवियर डिजीज, सीवियर डिजीज ऐसी जगहों पर हो सकती है यहाँ पर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है। प्लीज म्यूट एवरीवन। फ्लो टूट जाता है, आप लोग बीच में बोलते हो ना। बस म्यूट ही रखना है, इतना सा करना है। सीवियर डिजीज, तो वाटर एलिमेंट अगर डिस्टर्ब होता है तो ऐसी जगह में बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर, पैरालिसिस जैसी बीमारियां, हार्ट अटैक, ऐसी बीमारियां ऐसी जगहों में देखने के लिए मिलती हैं, जो बहुत ज्यादा सीवियर होती हैं, क्योर नहीं हो सकती हैं। इस तरह की बीमारियां स्पेशली इन चारों दिशाओं में से नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई वास्तु दोष होता है, जैसे टॉयलेट या किचन आ जाता है, सेप्टिक टैंक आ जाता है, तो यहाँ पर बड़ी बीमारियां देखने के लिए मिलती हैं। चेतना जी अनम्यूट कर लीजिए। मैम जैसे अभी आपने कहा ना कि जैसे हर बार कंप्लेन करते रहते हैं जिसका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, हम्म। तो जैसे ये भी तो हो सकता है कि जो कंप्लेन कर रहा है वो सच के लिए वो बोल रहा है कि जैसे यहाँ पे गाड़ी खड़ी मत करो, ये डिस्टर्ब हो रहा है, वो हो रहा है, कभी तो कभी अगर कभी मान कभी बोल रहा है तो ही होगा ना। अब आप ये तो जज कर ही सकते हो कि वो जेन्युइन है तो ठीक है, पर एक इंसान होता है ना जो हर बात हर चीज में यही चीजें करता रहता है। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि अगर जैसे आपने जैसे पड़ोसी का एग्जाम्पल दिया, तो मैं वही कंटिन्यू करूंगी कि जैसे एक पड़ोसी है जो कंप्लेन कर रहा है और वो कंप्लेन उसकी सही है, जो हमेशा से मतलब मान लीजिए कि सालों से चलती आ रही है, और जो दूसरा पड़ोसी है जो उसको बात मानता ही नहीं है, हम्म। और वो वही अपनी वो आड़ाई बोलते हैं ना कि नहीं मैं तो यही करूंगा वही, तो उसका कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब होगा? जो अड़ता है उसका भी वाटर एलिमेंट ही डिस्टर्ब होगा। वो अगर उसका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तभी वो जिद्दी होता है, क्योंकि उसने अपनी भावों को खोला नहीं है ना। वो ओके। इसलिए डिस्टर्ब है कि उसने अपने मन के भावों को खोला ही नहीं है। तो उसका भी डेफिनेटली वाटर एलिमेंट ही डिस्टर्ब होगा, जो जेन्युइन चीजों को भी नहीं समझ रहा है। जब इसको बहुत बार कहा जा रहा है जिद्दी होना, इसको कहते हैं व्यवहार में जिद्दी होना। तो व्यवहार में एक इंसान जिद्दी, एडिक्ट, आलसी भी वाटर एलिमेंट के डिस्टर्ब होने से लोग हो सकते हैं। अगर किसी को किसी चीज की का आलस ही हो जाए कि वो पहले तो काम करता था, पढ़ता था, वो पढ़ता ही नहीं है या काम पर जाना ही नहीं चाहता, हर टाइम घर में पड़ा रहता है, तो भी उसका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा। अब जैसे हमने कहा हाई थिंकिंग, हाई थिंकिंग किस कौन करेगा, जिसका दिल खुला हुआ है, जो अंदर से शांत है। तो इसका रिवर्स आप मान लो, अगर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो वो कुछ भी अच्छा सोच ही नहीं पा रहा है। वो यही सोच रहा है मैं दूसरे को परेशान कैसे करूं, है ना। उसका भी डेफिनेटली वाटर एलिमेंट ही डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से वो ऐसी अनएथिकल चीजें कर रहे हैं। वरना गाड़ी हटाने में क्या ही प्रॉब्लम है, वो आगे पीछे कर भी सकता है। और मैं मेरा एक और क्वेश्चन था हम्म। कि जिसको हमेशा पानी की प्रॉब्लम रहती है, उसको जैसे वो कहीं पे भी जैसे कोई भी जगह लेगा या कुछ भी लेगा या उसका खुद का घर होगा, तो वहां पे जैसे पानी की हमेशा उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी आती है, जैसे पानी कम आना या फिर पानी नहीं आना या फिर बारिश में पानी भर जाना, हम्म। तो वो क्या हो सकता है? ऐसे लोगों को जिनको हमेशा पानी की प्रॉब्लम आती है, ये आप हमेशा ध्यान में रखना, उनकी कुंडलियों का बर्थ चार्ट चेक करो। डेफिनेटली उनका मून जो प्लैनेट है, या तो वो नीच का होगा, डिफ्लेक्टेड होगा, अगर आप उसके चार्ट में देखोगे डिफ्लेक्टेड मिलेगा, या फिर वो बहुत ज्यादा पीड़ित होगा, वीक होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों ही कंडीशन में, भाई अगर नीच का है, डिफ्लेक्टेड है, तो भी आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप डिग्री बढ़ा सकते। तो आपको क्या करना है, उसके हाथ से पानी का दान करवाओ, लोगों को पानी पिलवाओ, पानी की जो स्टॉल होती है वो लगवाओ, जो भी घर में गेस्ट आते हैं उनको उसके हाथ से पानी पिलवाओ। वो जितना पानी का दान करेगा उसका मून स्ट्रांग होगा, और उसकी ये वाली प्रॉब्लम्स होनी कम हो जाएंगी।
ओके मैम, थैंक यू। जब भी हम वास्तु की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हमारा एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ को, प्रॉब्लम्स को, या जो हमारी लाइफ में हमें अच्छा कुछ मिल रहा है वो हमारा एस्ट्रोलॉजी गवर्न करता है या हमारा वास्तु गवर्न करता है। अगर हमारा एस्ट्रोलॉजी गवर्न करता है तो हमें वास्तु देखने की जरूरत ही क्या है? ऐसा आप लोगों के भी मन में कभी ना कभी आता होगा। तो जब भी आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को देखते हो तो आपको वो क्या बताता है कि आपके जो प्लैनेट्स हैं वो जो भी लेकर आए हैं, अच्छा या बुरा, जैसा भी आपके जीवन में लेकर आए हैं, वो कहां से लेकर आए हैं? आपके प्रारब्ध कर्मों से। भाई एक बच्चा अभी अभी पैदा हुआ, अभी अभी उसकी कुंडली बनी, तो एक पंडित जी, कोई भी ज्योतिष शास्त्र ज्ञानी उनको पढ़कर बता रहे हैं कि इस बच्चे का तो गुरु बहुत ज्यादा खराब है, इसका गुरु नीच का है, या इसका गुरु बहुत ज्यादा खराब है, इसका गुरु तो पीड़ित है। तो अभी तो उस बच्चे ने कोई कर्म भी नहीं किया, उसका गुरु कैसे पीड़ित हो जाता है? अब यहाँ पर उसका गुरु उसके प्रारब्ध कर्मों की वजह से पीड़ित है, जो वो पिछले जन्म में कर्म कर कर आया था। लेकिन जो हमारा वास्तु है, हमारा वास्तु हमारे इस जन्म को सुधारने के लिए है। जब हम अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को ठीक करते हैं, प्लैनेट्स को ठीक करते हैं, तो वो हमारे प्रारब्ध कर्मों के बोझ को कुछ हद तक कम करके हमें अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। लेकिन वहीं अगर हम वास्तु को अच्छा करते हैं तो हमारे इस जन्म को हम अच्छा सुधार सकते हैं। तो हमारे लिए वास्तु इस जन्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वास्तु में भी आप ऐसी ऐसी गलतियां अपने बर्थ चार्ट की वजह से कर लेते हो। जैसे अब आपका सपोज आपकी मंगल की दशा आने वाली है या आ गई, मंगल की दशा आ गई, मंगल आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव है, आपको अब कष्ट देने के लिए आया है। मंगल हमेशा नेगेटिव होता है? नहीं, मंगल तो बहुत कुछ देता है। मंगल बड़े भाई का साथ देता है, मंगल आपको प्रॉपर्टी दिलाता है, बहुत कुछ दिलाता है। और लेकिन अब आपका मंगल आया जो पीड़ित था, वो आपको दुख देने के लिए, आपको पीड़ा देने के लिए आएगा। आप क्या कर सकते हो? अगर आपको ऑलरेडी वास्तु के बारे में पता है तो जो भी हमारी मंगल की दिशाएं हैं, हमारे चार्ट में जहां भी मंगल बैठा है, जिस दिशा को भी वो इफेक्ट करने वाला है, आप पहले से उसको अपने घर में अपने वास्तु को ठीक कर लो। पहले से अगर आपने कर लिया, आपको उसका ज्ञान है, आपने पहले से उन चीजों को ठीक कर लिया, तो आपको क्या बेनिफिट होगा? जो वो आपके वास्तु के थ्रू आपको प्रॉब्लम्स दे सकता था वो आपको नहीं दे पाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही नहीं देगा। कभी आप अपने घर से बाहर निकले, मंगल चोट भी दे देता है, मंगल एक्सीडेंट भी दे देता है, लेकिन वो क्या करेगा? वो, आपने कहावत सुनी होगी, पहाड़ को सुई में, तिनके में बदल देना, पहाड़ को तिनके में बदल देना, उस तरह की सिचुएशन ले आएगा कि आपको बहुत बड़ा कोई हार्म होना था, बहुत बड़ी कोई चोट लगनी थी, और वो छोटी सी एक चोट में निकल गया। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ अगर हम अपने वास्तु को भी जान ले, पहचान ले, उसको बैलेंस करके रखें, तो जब भी हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में दशाएं, महादिशाएं प्रॉब्लम देने का टाइम आता है तो हम उन चीजों से बच सकते हैं। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो इरिटेशन, ऐसे लोग हमेशा इरिटेटेड नजर आते हैं। सीवियर डिजीज, अगर किसी के वाटर एलिमेंट की दिशाओं में वास्तु दोष होते हैं तो वहां पर मेजर डिजीज देखने के लिए मिलती हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में। अगर टॉयलेट, किचन या किसी तरह के वास्तु दोष होते हैं तो कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी सिजेरियन मतलब ऑपरेशन, बड़े बड़े ऑपरेशन देखने के लिए मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष होने से। म्यूचुअल डिफरेंसेस, इन दिशाओं में अगर वास्तु दोष है तो म्यूचुअल डिफरेंसेस, वहां पर रहने वाले लोग, अभी केवल कपल के लिए नहीं है, कपल्स के बीच में भी हो सकते हैं, भाई भाई के बीच में हो सकते हैं, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो सकते हैं, किसी के भी बीच में, अगर कहीं बिजनेस की जगह है तो बिजनेस पार्टनर्स के बीच में हो सकते हैं, ओनर और स्टाफ के बीच में हो सकते हैं। म्यूचुअल डिफरेंसेस हमेशा देखने के लिए, मतलब मन मुटाव हमेशा देखने के लिए मिलेगा। बैड हैबिट्स, ऐसे लोगों को बुरी आदतें भी जल्दी लग जाती हैं जहां पर वाटर एलिमेंट की दिशाएं डिस्टर्ब होती हैं। बुरी आदतें, हम आलस को भी बुरी आदत ही कहते हैं। सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है ऐसे लोगों का आलसी होना जिनके घर में वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब कैसे कैसे हो सकता है? जैसे हमने ये चीजें पढ़ी, अगर इनमें से कोई चीज वाटर एलिमेंट की दिशाओं में है तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हम आगे जो दिशाओं में चीजें पढ़ेंगे, एलिमेंट की दिशाएं पढ़ेंगे, वो चीजें अगर वाटर एलिमेंट की दिशा में आ जाए
तो हमारा वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे वाटर एलिमेंट की दिशा हमारी नॉर्थ, साफ सुथरी खुली होनी चाहिए, यहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, सनलाइट यहाँ पर आनी चाहिए, हवा अच्छी आनी चाहिए, थोड़े बहुत पेड़ पौधे होने चाहिए, लो लाइनिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी स्लोप, जैसे हमने ड्रेनेज की बात की अभी, तो पूरे घर का जो स्लोप है, फर्श का स्लोप है, वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। अगर वही नॉर्थ हाई हो जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर स्लोप हो जाता है, तो हमारा नॉर्थ डिस्टर्ब हो गया, साथ में साउथ तो हो ही गया, नॉर्थ डिस्टर्ब हो गया, तो वहां पर भी लोग आपको आलसी मिलेंगे, उनका काम करने का मन ही नहीं करेगा, या फिर अपने काम को दूसरों के ऊपर डालेंगे, काम को टालते रहेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हमेशा लेथार्जिक होंगे। और या फिर उनको बुरी आदतें, कि ऐसी संगति में पड़ गए, ऐसे लोग, ऐसे दोस्त बना लिए जो बहुत ही ज्यादा खराब है, उन लोगों के साथ में घूमने फिरने लग गए, तो उन्होंने अपना करियर, अपना टाइम सब खराब कर लिया। तो इस तरीके से नॉर्थ डायरेक्शन को, वाटर एलिमेंट की सभी दिशाओं को देखा जाता है। एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट की दिशाएं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये तीनों दिशाएं एयर एलिमेंट की दिशाएं हैं। शेप होता है इनका रेक्टेंगल और फ्लैग, रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल, ऐसे ही फ्लैग। अब यहाँ पर जब फ्लैग की बात हो रही है तो ऐसे ट्रायंगुलर वाले फ्लैग की बात नहीं हो रही है, ऐसे सिंपल जैसे इंडिया का फ्लैग होता है उसी फ्लैग की बात हो रही है। रेक्टेंगुलर फ्लैग टाइप शेप, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। कलर होते हैं इसके ग्रीन और ब्राउन, ग्रीन और ब्राउन कलर एयर एलिमेंट की दिशाओं के कलर होते हैं। इसका क्या मतलब है, एयर एलिमेंट की दिशाओं में अगर हमें कलर करना है तो कौन सा करेंगे, ग्रीन या ब्राउन, ग्रीन का कोई भी शेड, लाइट डार्क कोई भी शेड कर सकते हैं, और ब्राउन का कोई भी शेड यहाँ पर किया जा सकता है। अगर कोई भी शेप हमें यहाँ पर लेनी है, सपोज कोई मिरर लगाना है, कोई आर्ट इफेक्ट लगाना है, तो कैसी शेप का लगाएं, वॉल क्लॉक लगानी है, कैसी लगाएंगे, रेक्टेंगुलर शेप की। एडवांटेज, रिप्रेजेंटेटिव इसके क्या है, मेन डोर, मेन डोर जो हमारे घर का मेन डोर होता है वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। विंडो, बालकनी, गार्डन एंड प्लांट्स, गार्डन और प्लांट्स भी एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। शेड ऑफ एनी ग्रीन कलर एंड शेड, तो अब रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है, अगर हमें ग्रीन कलर, ब्राउन कलर का कुछ लगाना है तो हम कहाँ लगाएंगे, एयर एलिमेंट की दिशाओं में। पेड़ पौधे हमें बनाने हैं तो हम कहाँ लगाएं, एयर एलिमेंट की दिशाओं में। बड़ी बड़ी खिड़कियां, ओपन स्पेस हमें रखनी है तो कहाँ रखें, एयर एलिमेंट की दिशाओं में। और इसी तरीके से रेक्टेंगुलर कोई शेप बनानी है, कोई चीज रखनी है तो हम एयर एलिमेंट की दिशा में रखेंगे। एडवांटेज क्या होगा, अगर एयर एलिमेंट बैलेंस्ड है तो हमारे काम में स्पीड अच्छी रहती है। जो भी काम आप करते हो, अगर आपने जो टारगेट बनाया कि मुझे ये काम 15 दिन में कंप्लीट करना है, तो आपकी स्पीड इतनी अच्छी रहेगी कि आप 15 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लोगे। तो आपके काम की स्पीड बहुत अच्छी बनाता है। विलिंग टू टेक रिस्क, आपको लाइफ में रिस्क लेने की पावर देता है। रिस्क लेने की पावर किसको चाहिए होती है, हर किसी को चाहिए होती है। एक बिजनेसमैन वो डेली अपनी लाइफ में रिस्क लेता है। जैसे वो अपने दुकान में कुछ सामान परचेज करके रखता है, स्टॉक परचेज करके रखता है, करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का, जैसा भी जिसका टर्नओवर है, बिजनेस है, उसको उस दिन पता है कि मेरा ये सामान कल को या परसों को या कितने महीने में सेल हो जाएगा, हो भी जाएगा या नहीं, इसकी डिमांड आएगी भी या नहीं, कस्टमर आएगा भी या नहीं, उसको नहीं पता होता। फैक्ट्री ओनर जब मशीन्स लगाता है, रॉ मटेरियल भरता है, क्या उसको पता है कि मेरे पास कितना ऑर्डर आएगा, कितना नहीं आएगा, वो रिस्क ले रहा है। एक स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है, उसको पता है कि मुझे डेफिनेटली जॉब मिल ही जाएगी है पढ़ाई करने के बाद, वो भी रिस्क ले रहा है। तो रोज अपनी लाइफ में हर इंसान रिस्क लेता है, लेकिन जिसका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है वो अपनी लाइफ में कभी रिस्क नहीं ले पाता। वो हमेशा श्योरिटी मांगता है कि मैं तो सामान तब खरीदूंगा जब मुझे श्योर हो कि मुझे कस्टमर मिल जाएगा, मेरा ये सामान सेल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे लोग ज्यादातर बिजनेस ही नहीं कर पाते। उनको तो जॉब चाहिए, कम से कम जॉब में श्योरिटी है कि इतनी तारीख को मेरी जो सैलरी है मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। उनको हर चीज श्योरिटी वाली चाहिए होती है लाइफ में। लेकिन जब भी आप किसी रिस्क की बात करेंगे तो एयर एलिमेंट जिनका डिस्टर्ब है वो रिस्क नहीं ले पाते। करेज, उनके मन में करेज नहीं होता, कुछ भी नया करना, कुछ भी बड़ा करना, कुछ भी लीक से हटके करना, वो कभी नहीं कर पाएंगे।
पेशेंस, पेशेंस की भी उनके दिमाग में, उनके मन में कमी होती है। पेशेंस नहीं होता, सब कुछ क्विक चाहिए, जल्दी चाहिए, श्योर चाहिए, श्योरिटी के साथ चाहिए। तो पेशेंस भी उनकी लाइफ में, दिमाग में नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? हर काम में डिले होना, एयर एलिमेंट की डिस्टर्ब होने के कारण होता है। आर्ग्यूमेंट, ऐसे लोग आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, हर बात में आर्ग्यूमेंट करना। अब ये भी आप बहुत सारे लोगों को देखोगे, नॉर्मल सी चीज होगी, आप एक वर्ड बोलोगे, उसी पर लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट आपसे कर लेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना, आपने बस एक मुंह से वर्ड निकाला बीजेपी, बस वो बीजेपी के ऊपर ही इतना आर्ग्यूमेंट कर देंगे आपसे। अगर आप अच्छे की तरफ हो तो वो बुराइयां कर देंगे, आप बुराई की तरफ हो वो तो उसकी अच्छाइयां गाते रहेंगे। तो हर केस में उनको आर्ग्यूमेंट ही करना है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, उनके यहाँ एयर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से उनका ऐसा नेचर बन जाता है, हर बात में आर्ग्यूमेंट करना। ऐसे ही अगर एयर एलिमेंट में स्पेशली ईस्ट साउथ ईस्ट अगर डिस्टर्ब होता है, तो वहां पर जो लेडीज हैं, उनका अपने इन-लॉज के साथ बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। इन-लॉज में कोई भी हो सकता है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, देवरानी, जेठानी, इस तरह के कोई भी इन-लॉज वाले जो भी रिलेशन है, उनके बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होना ईस्ट साउथ ईस्ट के डिस्टर्ब होने के वजह से होता है। तो इसको, उसके अलावा लैक ऑफ हैप्पीनेस, लैक ऑफ हैप्पीनेस, जहां पर एयर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है वहां पर लोग कभी भी खुश नहीं दिखते, उनके अंदर ह्यूमर ही नहीं होता, वो कभी खुश नहीं दिखेंगे। आप कितना भी अच्छा जोक सुनाओगे, 10 लोग बैठे हैं, 9 हंसते रहेंगे, एक होगा जो हमेशा ऐसे ही बैठा रहेगा, वो कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि उसका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है। जिसका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, उसके अंदर ह्यूमर की, हैप्पीनेस की बहुत ज्यादा कमी होती है। और ऐसे घर जहां पर एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है, वहां पर आप देखोगे कई बार ऐसे मूवमेंट भी आते हैं कि जब सब लोग साथ में खुश होते हैं, सभी फैमिली मेंबर्स खुश होते हैं, लेकिन वहां पर सडनली कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो उनकी हैप्पीनेस दुख में बदल जाती है, लड़ाई झगड़े में बदल जाती है, ज्यादा देर वो लोग खुश नहीं रह पाते। तो ये भी एयर एलिमेंट के डिस्टर्ब होने के कारण होता है। ऐसे लोगों की कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, लोगों से कनेक्ट, सोशल कनेक्शंस नहीं बना पाते, उनके पड़ोसी उनको नहीं जानते। उनके पड़ोसी से पूछो गुप्ता जी कहाँ रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कहाँ रहते हैं, क्योंकि वो किसी से कनेक्ट ही नहीं है, उनको कोई जान ही नहीं रहा। सोशल कनेक्शन नहीं होंगे, उनकी नेटवर्किंग नहीं होगी। अगर वो किसी ऐसे बिजनेस में, ऐसे काम में आ गए जिसमें उन्हें लोगों से नेटवर्क करने की जरूरत है, वो कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी नेटवर्किंग अच्छी नहीं है। एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है, और ऐसे घर में किसी बच्चे की शादी करनी है, लड़का है चाहे लड़की है, कोई भी उनके बारे में अच्छा बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वो रेपुटेशन बिल्ड ही नहीं की कि लोग उनके बारे में अच्छा बोले। तो एयर एलिमेंट इन सभी चीजों को गवर्न करता है, और अगर डिस्टर्ब हो जाए तो इन सब चीजों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट की दिशाएं साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ साउथ ईस्ट, ये तीनों दिशाएं हमारी फायर एलिमेंट की दिशाएं होती हैं। शेप होता है इसका ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर शेप। कलर होता है इसका रेड, या रेड का कोई भी, रेड फैमिली का कोई भी शेड। रिप्रेजेंटेटिव और होते हैं इसके नेचुरल फायर, मतलब अरे वाह, दोपहर वाली सनलाइट वाह। होती है। अब मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया है सभी को। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो प्लीज हैंड रेज करना। तो अगर घर में एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है, पहले तो ये देखो कि उस घर में एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है भी या नहीं। जहां पर एक बहुत अच्छा जिसका ह्यूमर है और एक बहुत ज्यादा जो बिल्कुल ह्यूमर नहीं है, तो पहले तो आप वहां पर ये चेक करो कि क्या वहां पर एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है भी या नहीं, क्योंकि उसकी कोई और वजह भी हो सकती है, उसका पर्सनल कोई इशू भी हो सकता है। अगर एयर एलिमेंट में कोई वास्तु दोष है तो उसको ट्रीट करो। अगर ये बैलेंस्ड है
तो उसके बर्थ चार्ट में देखो, उसके बर्थ चार्ट में उसके मून की पोजीशन क्या है, उसके चंद्रमा को ठीक करो, उसके आसपास कुछ चांदी की चीजें, पानी का बॉल भर के रखो, उसके आसपास कुछ मून की एक्टिविटी रखो। यस, उसके बर्थ चार्ट में देखो, उसके मून को स्ट्रॉन्ग करो जिससे कि वो उसके अंदर ह्यूमर आए, हैप्पीनेस आए। जिसका मून डिस्टर्ब होता है वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। नेचुरल फायर, सनलाइट, जो अभी हमने बात की दोपहर के समय की, दोपहर के समय की जो सनलाइट होती है, इंफ्रारेड रेज होती है, वो नेचुरल फायर में काउंट होती है। आर्टिफिशियल फायर, जैसे हम जो चूल्हा जलाते हैं, गैस जलाते हैं, तो वो भी फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ये जो हम अपने घर में रखते हैं, ये भी फायर एलिमेंट को शो करती है। शेड ऑफ रेड कलर और शेड्स, मतलब रेड कलर का कोई भी शेड है वो रेड फायर एलिमेंट को शो करेगा, और शेप, ट्राइंगुलर शेप अगर है तो वो भी इसको रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका क्या मतलब है, अगर हमें रेड कलर या रेड फैमिली का कोई भी कलर लेना है तो हम फायर एलिमेंट की दिशाओं में ले सकते हैं। ट्रायंगुलर शेप का कुछ लगाना है तो फायर एलिमेंट की दिशाओं में लगा सकते हैं। जनरेटर, ट्रांसफार्मर हमें लगाना है तो हम फायर एलिमेंट की दिशाओं में लगा सकते हैं। गैस बर्नर हॉब अगर हमें लगाना है तो भी हम फायर एलिमेंट की दिशाओं में लगा सकते हैं, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ में। और नेचुरल एयर, नेचुरल लाइट तो आती ही है, साउथ से ही आती है, तो ये नेचुरल है। एडवांटेज ऑफ बैलेंस्ड फायर, अगर फायर एलिमेंट बैलेंस्ड होता है तो क्या बेनिफिट होते हैं। नेम फेम, ऐसी जगह में रहने वाले लोगों का नाम बहुत अच्छा होता है, उनकी सोसाइटी में, मार्केट में, उनके बिजनेस में उनका नाम बहुत अच्छा होता है। फाइनेंशियल गेन्स, जब भी हम पैसे की बात करते हैं, फाइनेंसेस की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले फायर एलिमेंट को ही देखते हैं। स्पेशली फायर एलिमेंट की दिशा साउथ ईस्ट को देखा जाता है। जब भी पैसा आने की बात होती है, पैसा ना आने की बात होती है, पैसा कहीं अटकने की बात होती है। Ya, tamam ya. ये आपको तो मैंने म्यूट किया था। तो पैसे के लिए साउथ ईस्ट को देखा जाता है। अगर फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। लॉस इन नेम फेम, ऐसे लोगों का नाम मार्केट में बन नहीं पाता, या बनने के बाद वो खराब हो जाता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एलिगेशंस लग जाना, इस तरह की प्रॉब्लम आती है फायर एलिमेंट के डिस्टर्ब होने से। पेमेंट ब्लॉक होना या कैश फ्लो का कम होना, कब जैसे लोग कहते हैं हमारा पेमेंट कहीं अटक गया, हमारा पैसा कहीं अटक गया, किसी भी रूप में अटक सकता है। आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले ली जो जिसके रेट बढ़े नहीं और वो अब सेल भी नहीं हो रही है, आपका पैसा डंप हो गया, तो वहां पर पैसा अटक जाना। आपने किसी को उधार दे दिया, वो पैसा वापस ना आना। आपने कोई ऐसा सामान खरीद लिया, ऐसा स्टॉक खरीद लिया जो सेल ही नहीं हुआ, वहां पर आपका पैसा अटक गया। किसी भी रूप में पैसा अटकना फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होने के कारण होता है। अब ये कैसे डिस्टर्ब होगा। फायर एलिमेंट की दिशा में कोई और चीज, जैसे वाटर एलिमेंट की दिशा का कोई सामान आ जाना, फायर एलिमेंट की दिशा है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ, अगर वहां पर वाटर, ब्लू कलर, वाटर एलिमेंट का क्या है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, अगर वो आ गया फायर एलिमेंट में तो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर कोई गड्ढा आ गया, वाटर एलिमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, उसके रिप्रेजेंटेटिव थे ब्लू कलर, ब्लैक कलर, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स, वेवी शेप्स, उनमें से कोई भी चीज यहाँ पर आ गई। मिरर, अगर मिरर फायर एलिमेंट की दिशाओं में आ गया तो भी आपका पैसा खराब हो सकता है। किसी भी तरह का गड्ढा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पर आ गया, ड्रेनेज यहाँ पर आ गया, स्लोप यहाँ पर आ गया, तो भी आपके पैसे को खराब कर सकता है। कैश फ्लो को कम करना, खराब करना, पैसे को ब्लॉक करना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट की दिशा साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। शेप होता है इसका स्क्वायर या क्यूब। स्क्वायर का मतलब समझते हैं जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर हो। क्यूब का मतलब जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें बराबर हो, उसको कहते हैं क्यूब। कलर होता है इसका येलो। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इसकी लैंड एनर्जी। शेप ऑफ द प्लॉट, हैवी स्ट्रक्चर, हाई फ्लोर लेवल, ओवरहेड वाटर टैंक।
हाई फ्लोर लेवल मतलब जहां पर अर्थ एलिमेंट की दिशाओं में अगर फ्लोर लेवल थोड़ा सा अप होता है, ऊंचा होता है, तो वो वहां पर अर्थ एलिमेंट को शो करता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। हैवी स्ट्रक्चर मतलब जैसा आपने पूरे घर में स्ट्रक्चर बनाया है, बिल्डिंग बनाई है, अगर वो बिल्डिंग अर्थ एलिमेंट की दिशाओं में सबसे ज्यादा हैवी होती है या ऊंची होती है, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन किया जाता है। एडवांटेज क्या होते हैं अर्थ एलिमेंट अगर बैलेंस है? बिजनेस में हमेशा सक्सेस मिलती है। जब भी बिजनेस में सक्सेस की बात होगी, हमेशा अगर कोई जानबूझकर किसी का नेम ऑनर खराब कर रहा है, तो आप जिसका खराब कर रहा है उसके घर पे देखो, डेफिनेटली उसके घर में उसकी फायर एलिमेंट की दिशा है, स्पेशली साउथ, उसके घर में डिस्टर्ब मिलेगा, जिसके कारण ये प्रॉब्लम उसको हो रही होगी। तो आप उसके घर का साउथ चेक करो। साउथ में टॉयलेट तो नहीं है, क्या चेक करेंगे ना, साउथ में टॉयलेट तो नहीं है, साउथ में ब्लू ब्लैक इस तरह के कलर्स तो नहीं है, मिरर तो नहीं लगा हुआ है, या वो लो लाइनिंग तो नहीं है, पूरी बिल्डिंग की हाइट साउथ में कम तो नहीं है। इस तरह की चीजें आप चेक करो, डेफिनेटली उनका साउथ डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से कोई और उनके नाम को खराब कर रहा है। डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या होंगे? बिजनेस में सक्सेस के लिए अर्थ एलिमेंट को देखा जाता है। रिलेशनशिप, साउथ वेस्ट, अर्थ एलिमेंट की दिशाओं में भी स्पेशली साउथ वेस्ट अगर बैलेंस्ड होता है तो वो रिलेशनशिप को गवर्न करता है। गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर वहां के लोगों का होता है। उनकी इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे कहते हैं मुझे ये ख्याल आ गया, पहले से ये ख्याल आ गया और वैसा ही हो गया, तो उनकी इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होती है। और उनके स्किल्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जो भी काम वो करते हैं वो बहुत ज्यादा निपुणता से, बहुत ज्यादा स्किल्स के साथ कर पाते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं अर्थ एलिमेंट के डिस्टर्ब होने से? बिजनेस में हमेशा अप डाउन चलता रहता है, किसी महीने बहुत अच्छा बिजनेस हो गया, किसी महीने बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो अप एंड डाउन हमेशा चलता रहता है। अनस्टेबल, अनहेल्दी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप खराब रहते हैं। लेजीनेस, यहाँ पर भी लोगों को सुस्ती और लेजीनेस आई रहती है, आलस आया रहता है। ऐसे लोगों की लाइफ में घर में पीस नहीं होता। प्रॉब्लम इन फैमिली ग्रोथ, फैमिली ग्रोथ मतलब अगर किसी के मैरिजेबल एज के बच्चे हैं तो उनकी शादियां नहीं हो पाती, शादी हो गई है और फिर ऐसे घर में चले गए हैं जहां पर अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब है, तो फिर वो चाइल्ड बर्थ नहीं, ऐसी जगहों में चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाता। तो फैमिली ग्रोथ ऐसी जगहों में नहीं हो पाती जहां पर अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होता है। स्पेस एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट की दिशाएं वेस्ट साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये चारों दिशाएं हमारी स्पेस एलिमेंट की दिशाएं हैं। शेप होता है इसका सर्कुलर, कलर होता है व्हाइट और ग्रे, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इसके वेकेंट एरिया और ओपन टू स्काई एरिया। एडवांटेज होते हैं इसके, अगर स्पेस एलिमेंट की सभी दिशाएं बैलेंस्ड हैं तो माइंड में क्लैरिटी ज्यादा होती है, आपकी डिसीजन ज्यादा क्लियर होते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो जाती है, कोई भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो जल्दी कंप्लीट हो जाती है, और बिजनेस में प्रॉफिट्स हमेशा बहुत अच्छे बढ़ते रहते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? माइंड हमेशा कंफ्यूज रहता है, अगर अर्थ है स्पेस एलिमेंट की कोई भी दिशा डिस्टर्ब है तो आपका माइंड हमेशा कंफ्यूज रहेगा, हर काम में बार बार ऑब्स्टिकल्स आना, बार बार कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आते रहना, स्पेस एलिमेंट के डिस्टर्ब होने के कारण होता है। लैक ऑफ मैनिफेस्टेशन, अगर स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब है तो वहां पर लोग कितनी भी कोशिश करें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते। तो इस तरीके से हम स्पेस एलिमेंट को देखते हैं। तो ये हमारे सभी 5 एलिमेंट्स हैं जिनके बेस पर हम अपनी दिशाओं को देखते हैं कि किस दिशा में हम क्या चीजें बना सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, किसके डिस्टर्ब होने से या बैलेंस्ड होने से किस तरह के रिजल्ट्स हमारी लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अब अगर किसी की, आज हमने जहां तक पढ़ा है यहां तक, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।
कोई भी क्वेश्चन है तो अब पूछ लो अनम्यूट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी चेतना जी। मैम जैसे हमने ये कहा कि घर का जो कर्ता होता है या फिर जो मेन है, उनका देखने के बाद हमें वास्तु सेट करना है। जी लेकिन उनके अनुसार वास्तु सेट करने के बाद घर के बाकी के लोग जैसे 8-10 लोग हैं, तो उनको क्या वही वास्तु प्रिफर करेगा? हाँ, उनको वही वास्तु इफेक्ट करेगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर कोई चाहता है, जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उस घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप पढ़ने वाले बच्चों के हिसाब से जो दिशाएं पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी हैं आप उनको वो दे सकते हो, है ना। इंडिविजुअल एक एक जने का वास्तु देखने की उसके लिए जरूरत नहीं होती। ऐसे तो घर में 10 लोग हैं, 10 के 10 के हिसाब से वास्तु नहीं किया जा सकता। एक हेड ऑफ द फैमिली के हिसाब से ही वास्तु सेट किया जाता है। फिर उसकी एनर्जी के हिसाब से ही उनके जीवन में चीजें चलती हैं। ठीक है। जी मैम। जूम यूजर, जिन्होंने हैंड रेज किया है, जूम यूजर, अपना नाम लिख लिया करो तो मेंशन करना थोड़ा इजी हो जाता है। जूम यूजर जी, अनम्यूट कर लो। शो द स्लाइड ऑफ ऑल एलिमेंट्स। हाँ ठीक है, इसकी ले लो, मैं एक एक करके कर देती हूँ। इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, लीजिए। ठीक है, हो गया। Can I ask question, मैम? हाँ जी श्योर। मैम, आई वांटेड टू आस्क कि वो जो शुरू में आपने बताया था कि नॉस्ट्रल बंद करके चेक करना है, हाँ जी। वो वो एक बार प्लीज एक्सप्लेन करेंगे क्या कि मतलब वो क्या था, कि मतलब हम कैसे चेक करते हैं? वो आपने नॉस्ट्रल्स का बताया था तो। तो इसमें, अरे सर फायर एलिमेंट नहीं आया, मैंने तो सारे दिखाए थे। एक मिनट, लो, फायर एलिमेंट का ले लो आप। तो जब हमें अपना स्वर चेक करना होता है, तो स्वर चेक करने के लिए पहले हम अपनी किसी भी एक नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे। जैसे हमने ये बंद की, आपने एक पेपर पीस लिया या एक पीकॉक फेदर ले लो, आपने बंद किया और सांस लिया नॉर्मल। तो आप देखो आपका ये पेपर हिल रहा है या नहीं। सांस से हवा आ रही होगी तो हिलेगा ना। तो अगर यस हिल रहा मैम। है यहाँ पर, तो आप थोड़ा और नीचे कर चेक करो। यहाँ पर भी हिल रहा है, और नीचे कर चेक करो। मतलब 4 फिंगर, 8 फिंगर, पहले 4 फिंगर पर चेक कर लो, 8 फिंगर पर चेक कर लो, फिर 12 पर कर लो, फिर 16 पर कर लो। ऐसे चेक कर ओके। लेते हैं। अब आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही है, लेकिन यहां तक मान लो आपकी 6-7 फिंगर तक इसकी हवा आनी बंद हो गई। तो आप क्या राइट। करोगे, फिर आप दूसरी फिंगर, दूसरी नॉस्ट्रल चेक करोगे। लेफ्ट चेक कर रहे हो, इसमें भी सांस आ रही है, इसको अगेन थोड़ा थोड़ा नीचे कर चेक करते रहो। अब सपोज इसकी 12 फिंगर तक आपकी सांसें आ रही, आपका जो जी। पेपर है वो 12 फिंगर तक हिल रहा है, तो आप क्या मानोगे कि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है अर्थ एलिमेंट में। ओके। और मैम एक वन मोर थिंग यू हैड एडेड उसमें, कि मतलब कि अगर हमारा गलत हम उससे करते हैं तो फिर हमारा इफेक्ट उसका रॉन्ग हो जाता है फिर। देखो, अगर आपको लेंथ नहीं भी पहचाननी आ रही है, एटलीस्ट स्वर तो ठीक ही होना चाहिए ना। स्वर तो आप ठीक पहचानो, प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। 1-2 बार हाँ। करोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरी ये नॉस्ट्रल चल रही है या ये नॉस्ट्रल चल रही है। हाँ, तो फिर जो नॉस्टल चल रही होती है फिर हमें उसको सांस रोक के फिर हमें उसका दिया दीपक हमें जलाना पड़ता दिया है। जलाते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही जलाना है हमेशा। अच्छा। अगर हमारी ओके। राइट नॉस्ट्रल चल रही है तो थोड़ी देर के हाँ। लिए रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। वैसे तो नॉस्ट्रल चेंज होने का 1-1 घंटे का टाइम होता है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही है, आपको तो अभी दीपक जलाना है, सपोज आपको ऑफिस जाना जी। है, आप वेट नहीं कर हाँ सकते, जी।
तो आप क्या हाँ करें, जी। थोड़ी देर के 2 मिनट के लिए लेट जाओ राइट करवट से। मतलब आपका ओके। राइट वाला हेड नीचे रहेगा, लेफ्ट ऊपर जी। रहेगा। तो जो पार्ट ऊपर होता है 2 मिनट के अंदर वही नॉस्टल चलने लग जाती है। ओके, ठीक तो है, आप इस ठीक तरीके है। से चेंज भी कर सकते हो अपनी नॉस्टल जो आपको चलाना ओके, थैंक यू है। सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। मैनिफेस्ट करते हुए हमेशा लेफ्ट नॉस्टल से मैनिफेस्ट करो। फिर आप देखो हाँ। आपकी बहुत सारी चीजें इतनी इजीली मैनिफेस्ट होने लगेंगी जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और मतलब मेरे तो अब तो लाखों स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स ये चीज प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है, रोज ही मैं उनके एक्सपीरियंस सुनती हूँ। आप लोग भी करोगे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जरूर अपने लाइफ में इसको ऐड करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच मैम। किसी और का कोई क्वेश्चन? तो आज हमने जितनी चीजें पढ़ी वास्तु में, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि बहुत इजी ही रखें कि फर्स्ट डे है, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। फिर भी अगर ऐसी कोई चीज है जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। जो आपके पास ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप है, वहां पर मेरा भी नंबर है, हमारी टीम के भी नंबर्स है, वहां पर अपनी क्वेरी डाल सकते हो। कल हम कुछ एक टॉपिक्स और लेंगे और कल मैक्सिमम हम रेमेडीज पर बात करेंगे और आपके क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो आप अपने क्वेश्चंस नोट करके रखिएगा। और जिस भी चीज की आप रेमेडी जानना चाहते हैं, मैं तो कोशिश करूंगी कि आपको बिजनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड काफी सारी रेमेडीज आपको बताऊं। तो कल टाइम से आइएगा। उसके अलावा अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज की रेमेडी पूछना चाहते हैं तो भी आप हमारे नंबर्स पर डाल दीजिएगा, जिससे कि हम उसकी रेमेडीज भी आपको बता पाए। और कल मिलते हैं बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। मैम एक क्वेश्चन, कैन आई आस्क वन मोर प्लीज? या श्योर श्योर। मैम अगर हमने जैसे मतलब जैसे आपने डायरेक्शंस तो बता दिए सारे, बट जी हमें अपने घर का डायरेक्शन का मतलब हमें डिग्री कैसे पता चलेगी हाँ, अपने ये घर हम की? डिग्री लेना कल सीखेंगे। अच्छा, ओके। कि हम कैसे डिग्री लेंगे और इसको कैसे आप मार्क करेंगे अपने घर के नक्शे पर। तो और अगर मैम आपके पास अगर अपने घर का नक्शा है तो वो प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिएगा, नहीं तो आप कल सीख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप ग्रिड कर लेना। तो मैम जॉइंट फैमिली अगर होती है तो इंडिविजुअली सबको इफेक्ट आता है उसका, कि पर्सनली? देखो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जो भी आपके हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, हमेशा उनकी उनकी राशियों के हिसाब से आपकी लाइफ भी उनके इर्द गिर्द घूमती है। जैसे अगर एक इंडिविजुअल फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, 2 या 3 बच्चे हैं, तो जो हस्बैंड है उसी की लाइफ के चार्ट, उसके स्टार्स के हिसाब से आपकी लाइफ घूमती है। वो बात अलग है कि एक पर्टिकुलर बच्चे की लाइफ में उसकी कुंडली में क्या लिखा है, वो कहाँ चला जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जी। घर को हमेशा जब भी वास्तु को सेट किया जाता है, यही सोचकर किया जाता है कि जो घर का स्वामी है, हेड ऑफ द फैमिली है, अब ये घर उसी के स्टार्स के हिसाब से चलेगा, उसकी एनर्जी के हिसाब से चलेगा। तो उसी के हिसाब से सेट किया जाता है। बट हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो किसी के साथ तो फिर सब बिजनेस भी सेपरेट है, किचन भी सेपरेट है, बट वी आर जस्ट लिविंग इन द सेम हाउस ड्यू टू पर्सनल डिस्प्यूट्स कि वी कैन नॉट गेट सेपरेटेड, तो उसमें भी इफेक्ट तो आएगा? आपको तो इफेक्ट करेगा ही ना। वास्तु का एक प्रिंसिपल है, वास्तु जहां भी आप अपने 21 डेज से ज्यादा किसी भी जगह में रहते हो तो उस घर का जी। वास्तु आपको डेफिनेटली इफेक्ट करने लगता है। चाहे आप किसी होटल में ही क्यों ना हो, चाहे आप अपनी इच्छा से हो, चाहे आप बिना इच्छा के हो, चाहे आप रेंटेड घर में भी हो। अब अगर किसी की रेंटेड प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर तो आपका कोई भी ना कोई इंटेंशन है, ना कोई राइट है, कुछ भी नहीं है। राइट, लेकिन यस वहां का मैम। वास्तु आपको इफेक्ट करता है ना। तो इसी तरीके से आप जिस जगह पर रह रहे हो उसका वास्तु आपको 100% इफेक्ट करेगा। नहीं तो जो घर के जो बड़े हैं, जो एल्डेस्ट हैं, उनका भी हमारे पे रोल प्ले करेगा? हमारी अर्निंग शेयरिंग नहीं है, हमारा खाना शेयरिंग नहीं है, हमारा किचन भी अलग है, सब कुछ नहीं, एवरीथिंग इज अगर सेपरेट। आपका किचन अलग है तो आपके पास तो अच्छा वो है ना, जितना आपके पास अधिकार क्षेत्र है, मतलब जितने एरिया को आप यूज कर रहे हो, आपका जी। किचन, आपका बेडरूम, आप उसको अलग से ग्रिड करके उसका वास्तु सेट ओके। करो। आपको ओके। पूरे घर का नहीं करना है फिर। अच्छा, ओके, वो आपके याद है। उतने एरिया का अलग से इफेक्ट करेगा। आप अपनी हाँ। इंडिकेशन डालोगे कि इतना ही मेरा तो अधिकार क्षेत्र है, बस इसी का हाँ। वास्तु मेरे लिए काम आना चाहिए। अब ऐसे तो जैसे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, मॉल में जी। 100 से भी ज्यादा शॉप्स है,
तो हाँ वो शॉप एक पर्सन इंडिविजुअल यूज कर रहा है, उस शॉप का ही वास्तु उसको इफेक्ट करेगा ना, पूरे मॉल का नहीं। ओके ओके हाँ। ठीक है। तो ऐसे हाँ आप जी अपने थैंक एरिया यू। का सेट कर लो वास्तु, अगर आपका ठीक किचन भी अलग है तो। है। हाँ जी ठीक है जी। ओके थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। तो हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी, यस आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज वाली क्लास की, कल सुबह आपके ग्रुप में आ जाएगी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं 8 o'clock अगेन। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तो काफी सारी रेमेडीज के साथ और आगे के कुछ टॉपिक्स के साथ कल मिलते हैं। गुड नाइट, थैंक यू।